अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया राजपूत। एक नए सुबह के साथ मौसम है खासा ठंडा और इस ठंडे मौसम को थोड़ा सा गर्म करने के लिए लोगों के पास सुबह के नाश्ते में एक बड़ी ही प्यारी चीज़ होती है, बड़ी ही अल्लाह ताला का अच्छा तोहफा है हमारे लिए, वो है अंडे। ठीक है, लेकिन जहां जहां सर्दी बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में, वहीं वहीं जो अंडे हैं उनकी कीमतें भी बढ़ती ही चली जा रही हैं। 5-6 शहर तो ऐसे हैं कि जहां पर अंडे जो हैं वो अभी हमें 450 रुपए फी दर्जन में मिल रहे हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर अंडा अभी भी 35 से 33 रुपए में दस्तयाब है, वो उनमें से एक लाहौर भी है। लेकिन अंडे चूंकि कहा जाता है कि नाश्ते में स्पेशली बच्चों के हवाले से एक बुनियादी ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है और कहा यह जाता है कि अगर बच्चे मतलब यानी कि छोटी उम्र में अपने रोजाना की मील में एक अंडा ऐड कर ले तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, विटामिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छा सोर्स है ये कि जिसकी वजह से बच्चे हमें जो है वो थोड़े से कदरे बेहतर नजर आते हैं। यही वजह है बच्चों को सर्दी में बुखार हो जाए तो डॉक्टर की एडवाइस होती है भाई आप दूध में अंडा फेंट कर इन्हें दे दें। अगर बच्चे सुबह नाश्ता कर रहे हैं, बच्चों में कमी है, कोई कमजोरी है, तब डॉक्टर्स ये कहते हैं चाहे ऑमलेट फॉर्म में खिलाएं, उबला हुआ अंडा खिलाएं तो उन्हें दिया जाता है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि जो जर्दी है वो हल्की सी कच्ची रखें। अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता गले में खांसी है या फिर खुश्की है सीने में, तब भी उन्हें कहा जाता है। लेकिन हमारे बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा जिसे हम अंडे कह रहे हैं ये अब बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना है। तो उसका नेमुल बदल भी ढूंढते हैं जनाब कि क्या होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये कि जिन लोगों की दस्तरस में है वो अपने बच्चों को, अपने बड़ों को भी और अपने स्पेशली बुजुर्गों को एक अंडा सुबह के नाश्ते में जरूर दें। तो आगे बढ़ते हैं और जरा टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं कि टॉप स्टोरीज आज की क्या। शाहीनों का दावा, मैच पर हमारी गिरफ्त मजबूत। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया, नवाज शरीफ के कागजाते नामजदगी मंजूर। सेहतमंद रहना है तो बागों की सैर करें। मुनासिब और बर वक्त इलाज से फालिद से बचा जा सकता है। दौड़ते जाओ और बोनस लो। हाय, अगर दौड़ दौड़ कर बोनस मिलना शुरू हो जाए तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो न्यू पाकिस्तान में इस बोनस को स्टार्ट कर लेना चाहिए। वैसे स्टोरी है कि ये प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो स्टोरी की अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में पहले रोज का खेल जो है वो बारिश से काफी मुतासिर हुआ और सिर्फ 66 ओवर्स का जो खेल था वो तमाम हुआ। बहरहाल अब जो सिचुएशन हमें भी नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 318 पर तमाम खिलाड़ी आउट है। 96.5 ओवर्स में उन्होंने ये टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर डाला है, जबकि इस वक्त पाकिस्तानी टीम क्रीज पर मौजूद है और 20 ओवर्स का खेल तमाम हो चुका है और इसमें पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी बैटर्स ने 59 स्कोर्स बनाए हैं। इस वक्त इमामुल हक पाकिस्तान की तरफ से जो खेल रहे थे वो आउट हो चुके हैं। 10 उन्होंने स्कोर बनाए और 44 गेंदों पर जाकर उन्होंने ये स्कोर किया है, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना नेक शगुन नहीं है उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर भी। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और शान मसूद जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। लेट्स सी ये पार्टनरशिप कितनी लंबी चलती है और कितना अच्छा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर डेवलप होता है। लेकिन कल हसन अली का एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि मैच पर हमारी गिरफ्त मजबूत है। अब वी जस्ट होप कि जैसा दावा वो कर रहे हैं वैसा ही हमें दिखाई भी दे। इसी पर बात कर लेते हैं, हम स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शुएब। शुएब, ऑस्ट्रेलिया तो अपनी इनिंग्स खेल चुका, एक अच्छा टोटल दिया उन्होंने 318 का। हमारी इनिंग्स अभी शुरू हुई है, इमामुल हक आउट हो चुके हैं, इस वक्त अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, हम इस टोटल को चेस कर पाएंगे? देखिए, टोटल को चेस करना तो मेरा ख्याल है करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हम एक काइंड ऑफ अच्छा मिल चुका है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 1 विकेट लूज किया, मगर अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस अगर मैं इमामुल हक की तरफ जाऊं तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। आज भी उन्होंने 44 बॉल्स खेले हैं और 10 रन बनाए हैं और उसके ऊपर और उन 44 बॉल्स के अंदर 40 डॉट्स हैं उनके। कैन यू इमेजिन कि 44 बॉल्स आपने खेले हैं और 40 आपने टिप किए हैं और जो 4 हैं उसके ऊपर आपने 10 रन किए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर जो होता है वो पूरी टीम के ऊपर आ रहा होता है। ये कम
जो बैट्समैन होता है उसके ऊपर आ रहा होता है। ये तो हैट्स ऑफ टू शान जो आए हैं और उन्होंने आते ही स्कोर लगाने शुरू किए हैं। और जब 29 रन थे तो वसीम अकरम, मैं कमेंट्री सुन रहा था, वसीम अकरम यही कह रहा था कि इंस्टेड ऑफ वी आर गेटिंग प्रेशर, हमें स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए। और जैसे ही वो नेथन लाइन आए हैं और उन्होंने अपने हालांकि उससे 2 बॉल्स पहले जो है वो अब्दुल्ला शफीक का कैच ड्रॉप हुआ था वार्नर का, तो मेरा ख्याल है कि वो वार्नर ने अपना कैच जो अब्दुल्ला शफीक ने उनका ड्रॉप किया था तो उनका ड्रॉप करके वो 1-1 बराबर कर दिया उस टाइम पे। अच्छा शोएब, मुझे ये बताइएगा कि भी आपने कहा ना कि मामूल हक की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। मीनवाइल अगर हम शान मसूद की कैप्टेंसी के हवाले से बात करें तो ऐसा लगता है कि वो एग्रेसिव खेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि एक अच्छा टोटल दे दें। हम तो चाहते हैं कि इफ एंड बट्स पर हम लोग ना रहें और जिसकी भी कैप्टेंसी हो पाकिस्तान को इन दी एंड उसका फायदा होना चाहिए। नो मैटर व्हाट, बाबर तो चले गए, अब हम कितने कैप्टन्स को खोते रहेंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो एक अच्छा टोटल देने में या इस स्कोर को चेज करने में कामयाबी हमारे साथ होगी? ये ना वो फर्स्ट डे की विकेट से टोटली तकरीबन आप कह लें कि 50-60% जो है उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल हो चुका है। अच्छा। कल हमें 2.1 के एंगल से बॉलिंग मिल रहा था फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर, आज जो है वो तकरीबन 1.6 के एंगल के साथ हमें जो है वो बॉल सीमिंग हो रही थी। तो इसीलिए आप देखें कि 12 ओवर जो है वो उन्होंने नेथन लाइन को दे दिया, क्योंकि पैट कमिंस को ये पता चल चुका था कि राइट नाउ जो हमारी बॉलिंग है वो हम उस तरह से क्लिक नहीं हो पा रही। तो जैसे ही उन्होंने स्पिनर लगाया हमने फौरन विकेट दे दिया। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें देख के चलना है कि अगर हमने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाना है, हमने कम से कम 100-150 रन की लीड लेनी है, तो उसके लिए ये जो अभी राइट नाउ खड़े हैं हमारे दोनों बैट्समैन, आने वाला बाबर और उसके बाद रिजवान, इनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए होगी। हम अच्छा टोटल स्कोर कर सकते हैं, ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ये नॉर्मल है, यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जहां पे हमने देखा है कि बॉलर्स ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस दफा टेस्ट मैच में दिखाई है और सभी ने तकरीबन एक विकेट भी अपने नाम की है। बॉलर्स तो अपनी जॉब हमें जो है ना वो फिनिश करके दे चुके, भाई ये हमने कर दिया है। अब बैटर्स पर आता है कि वो किस तरीके से इनिंग्स को डेवलप करते हैं और उनकी की हुई जो कोशिशें हैं उन्हें किस तरीके से जो है ना यूटिलाइज करते हैं। देखिए जरा अब यहाँ पे बॉलर्स ने, अगर क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो बॉलर्स ने उस तरह से फिनिश नहीं किया जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। देखें, एक एमसीजी के अंदर किसी एक इनिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा हमने आज एक्स्ट्रास दिए हैं, 53 एक्स्ट्रास, और उसमें से 20 रन जो 22 के हैं, और जो लाइनो लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही थी, जो कल से लेके आज तक जो है वो मुख्तलिफ जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, वो इस चीज पे बात कर रहे हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी लाइनो लेंथ सेम नहीं है। हेजलवुड की अगर आप लाइनो लेंथ देखें, आप ऐसे लग रहा होगा कि जैसे मशीन में बॉल डाल के आपने उसको एक स्पॉट दिया हुआ है, उसने उसके ऊपर ही 6 के 6 बॉल करने हैं। तो हमारी लाइनो लेंथ का मसला था जिसकी वजह से हमने 53 एक्स्ट्रा दिए। अगर ये 53, अच्छा, ये लाइन और लेंथ का हमारा मसला ना, ये अभी कोई मसला नहीं है शोएब, यही सिचुएशन हमने, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो शोएब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लाइन और लेंथ का हमारा प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ अभी टेस्ट मैचेस में नहीं है, यही हमने एशिया कप में भी देखा, यही हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। और वर्ल्ड कप में तो उसकी बेशुमार मिसालें हमें नजर आती है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो थी वो हारिस रऊफ खुद थे और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी थे। दूसरा ये कि हसन अली ने जो कल बात की थी कि हम 250 पर ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो वो जो 53 गेंदें आप गिनवा रहे हैं इसका मतलब वो वाकई एक्स्ट्राज हो गई हैं, वरना स्ट्रैटेजी तो यही थी कि 250 पर रोक दिया जाता, फिनिश कर दिया जाता है। शोएब से दोबारा बात करते हैं, टेक्निकल एरर्स हैं क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं। शोएब इज विद अस अगेन। शोएब, अगर मेरा सवाल आपने सुन लिया तो काइंडली प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। चलें तो पारा से कनेक्ट करते हैं शोएब को, और वही जो शोएब भी बात कर रहे थे ना कि लाइन और लेंथ में इशू है, बॉलिंग के इशू जो है वो हमारे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखी है, और वही बात आ गई कि आपकी जब लाइन और लेंथ आपकी ठीक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका बॉल है उस तरीके से सामने वाला अपनी मर्जी से खेलेगा, आप जो डिलीवरी देना चाह रहे हैं वो आपकी फेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन सिर्फ हमारा मसला यहीं पर आके नहीं रुकता, हमारे
हमारी फील्डिंग के भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे फील्डिंग में भी हमारे सामने से, आंखों के सामने से हमारे कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, गेंदें जो है वो कवर ड्राइव लेती हुई निकल जाती हैं। तो ये चीजें भी जो है ना वो हमें थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश होगी, क्योंकि जो 53 रन हैं वो तो हमने उन्हें ऐसे ही एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कुछ वाइड हो गए हैं, कुछ आपने जो है वो क्या कहते हैं मिसफील्ड किए हैं। तो इसी वजह से जो सामने वाली टीम है वो अपना स्कोर बोर्ड चला रही होती है, क्योंकि कहते हैं कि बोर्ड जो है वो आपको रुकना नहीं चाहिए। एक दो जो रन है वो अगर आपको मिलते रहे तो आपकी बैच पर गिरफ्त जो है वो मजबूत रहती है। लेकिन बहरहाल बॉलिंग तो हो गई, अब बैटर्स पर आता है कि बैटर्स ने किस तरीके से परफॉर्म करना है। अभी रिजवान ने भी क्रीज पर आना है, अभी बाबर ने भी क्रीज पर आना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं एक टाइम से, एक वक्त से बाबर भी हमें उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह कि वो हमें हमेशा से नजर आए हैं। बैड पैचेस आते हैं, बट वी जस्ट होप कि आज उनका पल्ला रन्स उगले। हम देखना चाहते हैं कि टेस्ट में उनका जो बल्ला है वो कितना पाकिस्तान के लिए मददगार करामत साबित होता है। लेकिन मीनवाइल रिजवान की तरफ से अगर देखा जाए तो रिजवान कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी अगर देखा जाए तो 30, 40, 50 का टोटल कर ही जाते हैं। गालिबन आई गेस वर्ल्ड कप में उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है, शायद एक सेंचुरी स्कोर, सॉरी हाफ सेंचुरी की हो, लेकिन 45, 44, 48 ये उनकी टोटल रही है इंडिविजुअली क्रीज पर खड़े होने के बाद कि वो ये टोटल कर लिया करते थे। ये दूसरा टेस्ट मैच का दिन है आज हमारा, और शुएब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। तो शुएब, हम लोग बात कर रहे थे हमारी स्लो बॉलिंग की, मिस फील्डिंग की, और मीनवाइल हम ये भी बात कर रहे थे कि लाइन और लेंथ के इश्यूज हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल पहली दफा नहीं है, मगर देखें जो 53 एक्स्ट्रास एक इनिंग्स के अंदर है, ये तो पहली दफा बना ना, ये रिकॉर्ड पहली दफा बना है। तो इस रिकॉर्ड को अब आई डोंट नो कि डक में बैठे हुए लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये क्यों इस तरह से हुआ है, क्योंकि अगर हम एज कंपेयर टू बॉलिंग देखें तो हमारी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही है। इंटरनेट इश्यूज तो जनाब ये तो चलता है और ये चीज़ें लाइव होती है। तो मुझे लगता है कि जितना फॉगी इस वक्त वेदर हुआ है ना लाहौर का, और तो ये शायद जो इंटरनेट की सर्विसेज है ना वो भी थोड़ी सी धुंधला गई हैं। और ही इज विद अस अगेन, बात मुकम्मल कीजिएगा शुएब। मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट है ना वो हमारे साथ आंख मचोली खेल रहा है, और ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा हल भी है। हम कॉल पे ले लेते हैं शुएब को, उनसे कॉल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ये क्रिस्प है ना, एक वो लोग जो बड़े कीनली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं मैच को, जो ना सिर्फ मैच को देख रहे होते हैं बल्कि मैच को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मेरे टर्म इसीलिए यूज किया है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि वो भी जानना चाह रहे हैं कि टीम जो है वो कहाँ पे परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, टीम को इस तरीके से परफॉर्म कर लेना चाहिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब आगे से क्या उन्हें स्ट्रेटेजी बनानी है ये तो हमारे एक्सपर्ट ही हमें बता सकते हैं। शुएब फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं सरियाब सॉरी, नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था। आपको पता है धुंध है यहाँ पे, और हाँ, और अंधा ही धुंध है, अंदाज होता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर हमने एट द एंड ऑफ द डे फिनिश अच्छा कर लिया है तो हमें इन चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 53 रन हम एक इनिंग्स के अंदर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि एमसीजी के ग्राउंड के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना है, तो ये रिकॉर्ड तो हमारा फर्स्ट टाइम बना है ना। तो हमने इस चीज को ओवरकम करना है, जितने जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। मेरे ख्याल से अभी भी हमने 60, 70, 80 रन जो है वो ज्यादा दिए हैं। 250, 260 तक हमें आउट कर लेना चाहिए था। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, भी बाबर ने भी आना है और रिजवान ने भी आना है। बाबर भी हमें उस तरह से फॉर्म में तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन उनके फैंस की भी उनके साथ हैं और पूरी कौम की होती हैं कि बाबर कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाएं, और रिजवान के साथ भी अगर पार्टनरशिप लगा दे, जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप में लगाई भी है, तो एक अच्छा स्कोर देने में वो दोनों भी कामयाब होते हुए हमें नजर आते हैं। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हुई हैं। राइट नाउ वो ओडीआई में अगेन फर्स्ट नंबर पे हैं, बट टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी एवरेज राइट नाउ 47 की है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तानी बैटर्स में बहुत अच्छी है। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, ये वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रम में देखें, तो वो अभी उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे टेस्ट मैच के अंदर, जिस तरह से वो T20 या वर्ल्ड कप या वो ओडीआईज के अंदर करते हैं। तो ये भी चीज देखनी होगी बाबर को आते ही
अगर उन्हें बोर्ड के ऊपर एक अच्छा रन मिल जाता है, अगर 150 तक ये पार्टनरशिप हमारी चल जाती है, तो मेरा ख्याल है कि बाबर को एक अच्छा टोटल मिल जाएगा, जिसमें हम फेयर इनफ हम ये कह सकेंगे कि इनके पास जो है वो काम कर चांसेस ज्यादा है रन करने के, क्योंकि किसी किस्म का कोई प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर, और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो इनिंग्स है उसको बिल्ड कर सकते हैं, और ये धोना भी धो सकते हैं कि वो बड़े मैच के अंदर या बॉक्सिंग डे के ऊपर एक अच्छा रन स्कोर कर सके। इन दो प्लेयर्स के अलावा ये बताइएगा, जो टेस्ट स्क्वाड हमारा गया है, हम मजीद किस और खिलाड़ी पर तकिया कर सकते हैं श्वेब? देखिए, तकिया तो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ही हो सकता है। देखें, राइट नाउ हमारे पास आमिर जमाल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कहना भी दुरुस्त होगा कि उसको लेट चांस मिला, बट जब चांस मिला तो उन्होंने भी फुली प्रूव किया इस चीज को कि वो उनके ऊपर आप जो है वो तकिया कर सकते हैं। इसके अलावा शाहीन ने अकॉर्डिंग टू मी बहुत मायूस किया इस टेस्ट सीरीज के अंदर। देखें, आपने अगर ये जो पाकिस्तान ने आउट किए 80 ओवर्स के बाद जब नया बॉल हमें मिला है, तो उस टाइम शाहीन की मैक्सिमम बॉल जो है वो 132 पे गई है, और जो पहला ओवर 80 ओवर्स के बाद मिला था नई गेंद के ऊपर, उनको पहले ओवर के अंदर 5 बॉल्स जो उन्होंने किए हैं वो 130 के अंडर किए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे उस टाइम पे मैटर स्पीड नहीं कर रही थी, लाइनो लेंथ कर रही थी, बट एक बॉलर जो आज से ठीक 2 साल पहले 151, 150, 145 की बॉल कर रहा था, और ठीक 2 साल के बाद वो 130 पे आ गया है। इन्हीं विकेट्स के ऊपर मैं आपको एक और फैक्ट भी बता दूं कि मिचेल स्टार्क जो है वो 145 की बॉल्स कर रहे हैं, और उनकी एज 33 है, और इसी विकेट के ऊपर जो है वो जो इंग्लिश प्रीमियर बॉलर है जेम्स एंडरसन, वो 41 इयर्स के हैं। जरिया वो 140 प्लस की बॉल करते हैं यहाँ पे। आपकी और उनकी जो उम्र है उसमें तकरीबन हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है, मगर ये क्या वजह है कि हम उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पे फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी लाइनो लेंथ के ऊपर, और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल शुएब, आप जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नाम गिनवा रहे हैं, हमारे पास पाकिस्तान में भी माजी में बड़ी खूबसूरत मिसालें रही हैं। सकलैन मुश्ताक रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ रहे हैं, सईद अजमल हैं, इसके अलावा इंजमामुल हक हैं, इसके अलावा भी दीगर प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। आपको लगता है कि इस स्क्वाड में जो हमारे टेस्ट के प्लेयर्स हैं, मुस्तकबिल में कोई ऐसा प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो पॉलिश होकर बाहर निकलेगा? देखिए, राइट नाउ तो अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक, अब्दुल्ला शफीक का स्टांस अप टू द मार्क है। बहुत, मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर्स, बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो राइट नाउ अभी मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और प्रीवियस जो उन्होंने 2006, 7, 8 का एरा है वो भी देखा हुआ है, वो भी ये बात करते हैं। टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब्दुल्ला शफीक बहुत सॉलिड है। शान मसूद गो के उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे, बट उनको अगर कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप 1 साल 2 साल के लिए कॉन्फिडेंट रहें, आप कैप्टन हैं, आपके ऊपर जो जब से, वैसे मैंने ये चीज नोट की है, जब से वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आए हैं, पाकिस्तानी टीम का एक मोमेंटम जो बनता है, अगर आपके ओपनर्स नहीं भी करते रन्स, मगर वो नीचे से आके इस तरह से गेम अपनी लेके चलते हैं कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि यार एक बंदे के अंदर ये इस चीज की क्वालिटी है कि वो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकता है, और वो इनिंग्स को अच्छे स्ट्राइक रेट से रोटेट भी कर सकता है, खेल भी सकता है। तो इन दोनों के अंदर, और बाबर तो ऑब्वियसली अभी राइट नाउ अप टू द मार्क प्लेयर है, उसके ऊपर तो बात करना ऐसे ही है कि सूरज को जो है वो दिखाने के मुतरादिफ ही होगा। तो काफी सारे प्लेयर्स हैं अभी जो निकल सकते हैं, बट क्योंकि जरियाब, एक बात आप याद रखिए, जब तक आपको मुस्तकिल तौर पे टेस्ट मैचेस नहीं मिलेंगे, पूरे साल में आपके 8 से 10 टेस्ट मैच होंगे या 12 टेस्ट मैच होंगे, तो किसी के ऊपर भी बात करना कबल वक्त होगा। हाँ, ये है कि अगर 1 साल पूरा वो टेस्ट मैच वो खेलते हैं, एक सीजन पूरा खेलते हैं, देन उसके ऊपर एक फेयर इनफ क्रिटिक्स हो पाएगी कि यार ये बंदा जो है ये वाकई एबल है इस चीज के कि वो ग्रेट सही। और अभी हमें दूर दूर तक टेस्ट सीरीज फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि अगर हम इतना एवरेज स्कोर जो है मिनिमम या मैक्सिमम इतना दे दे तो हाँ हम लोग विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं? आप टोटल कितना देख रहे हैं? मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान 600 रन बनाए, बट होता हुआ कितना नजर आ रहा है आपको? होता हुआ जिस तरह का विकेट है, मेरा ख्याल है कि हमें 450, 400 प्लस
बोर्ड पे लगाना चाहिए और एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए देन बॉलर्स को, और हमें उनको एज सुन एज पॉसिबल आउट करके ये बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच जीत के अपनी 26 साल हिस्ट्री जो है उसको 29 साल हिस्ट्री जो है वो उसको खत्म करना चाहिए। ठीक, अच्छा लास्ट लीग में आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। कल जब शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो उसमें उनका एक स्टेटमेंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एज एनालिस्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सरफराज के हवाले से किसी ने क्वेश्चन किया कि उन्हें ड्रॉप किया गया, तो उन्होंने उन्हें इज्जत दी, एहतराम दिया। उन्होंने कहा सरफराज एक सीनियर प्लेयर है और एक सीनियर प्लेयर के बारे में ड्रॉप करने का लफ्ज मुझे लगता है कि थोड़ा सख्त हो जाएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए आराम दिया गया है। आप नए क्या कहते हैं यंगस्टर्स में या नई कैप्टनसी के साथ इस किस्म के स्टेटमेंट को किस तरह से रेट कर रहे हैं? देखिए, ये एक उस कैप्टन की स्टेटमेंट है जिसने सिर्फ लोकल क्रिकेट नहीं खेली हुई, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ जो काउंटी क्रिकेट है वो भी बड़ी अच्छे से खेली हुई है और वहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं, नहीं चाहते किसी भी इवन जूनियर प्लेयर का भी किसी का दिल दुखे किसी भी बात से। और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि उन्हें सिर्फ आराम दिया गया है, उन्हें ये नहीं कहा गया कि उन्हें जो है वो ड्रॉप किया गया है, क्योंकि सरफराज की पाकिस्तान के लिए बड़ी एफर्ट्स है और उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, बड़े अच्छे अच्छे रन्स किए हैं। मैं गो कि उन्होंने लास्ट 4 इनिंग्स में या 6 इनिंग्स आप लगा लें, अगर मैं वो भी लगाऊं कि जो हमारे साइड मैचेस हुए तो उसमें कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट अगेन देखें, अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और वो बंदा क्लिक भी कर रहा है, मैं लाइक रिजवान की बात कर रहा हूँ कि उनकी कट पुल शॉट्स और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी रन्स और उनकी विकेट को समझना और उस तरह जिस तरह से वो खेलते हैं, वो मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक अच्छा एज था और कैप्टन ने अच्छा फैसला लिया है। और मेरा ख्याल है कि वो, और जिस तरह से उन्होंने कीपिंग किया, फिर आज उन्होंने जैसे एक ब्लाइंडली कैच पकड़ा है राइट साइड पे डाइव करके एलेक्स कैरे का, वो बहुत अच्छा एक कैप्टनसी के साथ साथ उनकी विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको शुएब, आप आज के टेस्ट मैच के हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे और डेफिनेटली इस बात को सराहे जाना चाहिए। आप अपने सीनियर्स की इज्जत करें, नो मैटर व्हाट। आपके सीनियर आपकी जूनियर्स भी हैं, अगर आपको एक ओहदा दिया गया है तो आप उसका रिगार्ड करें और रिगार्डलेस होकर आपने ये भी सोचना है कि आपने किस तरीके से अच्छे फैसले करने हैं टीम के लिए। नाज़रीन, आज का दिन एक और लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी खिदमात को खराज तहसीन मैं बहैसियत औरत भी पेश करती हूँ, क्योंकि बड़ी ही बहादुर निडर लीडर और एक ऐसे लीडर के जिन्होंने न सिर्फ ये मनवाया कि औरत ज़ात घर चला सकती है, मैं तो उनकी एक औरत के हवाले से स्पेशलिटीज़ को ही देखूंगी, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि उस ज़माने में भी मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर किस तरीके से आप सियासत में हुकूमत पर, मुल्क पर राज कर सकते हैं। तो घर का बजट चलाना जितना मुश्किल होता है, सोचिए एक मुल्क की बागदौड़ संभालना उससे कई ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर आपने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी हो, तो ये क्या कम है। तो शहीद सियासत हैं वो, शहीद जमहूरियत हैं वो, उनके खिदमात जो हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो उनकी खिदमात को सराहें, वो उनके जो कह लीजिए कि उनकी मामलात रहे हैं उनको सराहें, उनको ट्रिब्यूट पेश कर लें। हम पाकिस्तानी की हैसियत से, हम एक इनफरादी हैसियत में किस तरह से अपने प्यारों की खिदमात को खराज अकीदत पेश कर सकते हैं, उनकी अच्छी यादों का जिक्र कर सकते हैं, तो इसका हमें जरूर इदराक होना चाहिए कि आपका ताल्लुक जिस मर्जी सियासी जमात से है, लेकिन उन्होंने एक रहनुमा की हैसियत से बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के लिए जो खिदमात पेश की हैं वो लायकी तहसीन है। तो मुझसे उम्मीद, मुझे लगता है कि जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं, जहां कहीं भी काम कर रही हैं, जितनी भी सहाफ़ी ख़वातीन हैं, डेफिनेटली वो उनकी खिदमात को और उन्हें जिस तरीके से आइडियलाइज करती आई है, मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। और अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई वालों की, कि जिनके लिए आज का दिन भी खुशी का दिन इस एतबार से है कि उनको बड़ा खासा अच्छा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अदालती फैसला के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा और यह भी कहा गया है कोर्ट की जानिब से कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर जो हैं वो अमीर हैदर हुती साहब, वो ये कह रहे हैं कि एक जमात से इंतखाबी निशान लेने के बाद अब हमसे भी निशान लेने का सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ फैसले हुए, मगर अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की कौमी असम्बली के हल्के N194 लाड़काना से जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली के हल्के N130 से कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। ये नवाज शरीफ का आबाई हल्का है और वो इससे पहले भी यहां से इलेक्शन कई बार लड़ चुके हैं। जबकि प्राइवेट टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए तो नून लीग में टिकट देने के मामले पर कुछ इख्तलाफाती खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं और कुछ जराए रिपोर्ट करते हुए ये नजर आ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पार्टी के नायब सदर हमजा शहबाज ने शिकवे और शिकायतों की अंबार लगा दी। वैसे बनते भी हैं क्योंकि बड़े माइनस से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से शिकवा ये किया है कि पार्टी में पुराने वर्कर्स को इग्नोर किया जा रहा है। खामोशी एक जबान होती है लेकिन इससे कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। हो भी सकता है कि वो अपने बारे में बात करें क्योंकि बोलते तो वो इस तरीके से ना ट्विटर पर कुछ है, ना मीडिया टॉक्स में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सिर्फ खामोश दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इससे पहले पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें मरीम नवाज और तहमीना सुल्ताना साहिबा के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। जबकि नून लीग की दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें करें तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं मगर उनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। टिकटों के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा अभी भी है जो कि 3-4 दिन में हल हो जाएगा। जबकि गुज़िश्ता रोज JUI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के वफ्द ने भी मुल्तान में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और पंजाब में इंतखाबी अलायंस समेत सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया है। अब जो ये सिचुएशन है इस पर एक एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। सीनियर तज्ज़ेकार नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए पाकिस्तान में है या लंदन में है? मैं अभी तक लंदन में ही हूँ। आ कब रहे हैं वापस? इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वापस आ इंशाल्लाह। चलिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, वो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। बहरहाल मुझे ये बताइए कि जो कल बल्ला लॉट हो गया एक बार फिर से, बेशक ये स्टे ऑर्डर है, आगे चलकर दोबारा से इस केस की समाप्त होगी, लेकिन कितना नेक शगुन देख रहे हैं आप इसे PTI के लिए? देखिए, जिस मुश्किल से ये इलेक्शन माहौल बना था, PTI तो तकरीबन पिछले 1 साल से इलेक्शन की डिमांड कर रही थी और अगर उनसे ही बल्ला ले लिया जाता या उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जाता तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। पहले ही उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आपने देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराने दिए जा रहे, कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही। तो मेरे ख्याल से ये एक हवा का झोंका है PTI के लिए और कम से कम वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। उनका बल्ला निशान जो है वो बहुत ही मशहूर है और लोगों का यही कहना है कि बल्ले पे ठप्पा लगाएंगे तो बड़ा अच्छा ये PTI के लिए हुआ है, खुशाइन बात है जी। ठीक, अच्छा, अब जब नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं तो आपको लग रहा है कि क्या जहांगीर तरीन साहब के लिए भी रास्ता साफ हो चुका है? देखिए, बिल्कुल कागजात नामजदगी जिस तरह जमा हो रहे हैं लेने भी चाहिए और तमाम सियासतदानों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया हुआ है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हो सकता है रिटर्निंग अफसर इसके ऊपर एतराज लगा दे या दूसरी कोई पार्टी इसके ऊपर एतराज लगा दे, लेकिन उनको भी कोर्ट से रिलीफ मिले की मुझे पूरी उम्मीद है और लगता है कि जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, तमाम लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल होंगे। मतलब सच में आप ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को तो रिलीफ मिल जाएगा लेकिन खान साहब भी आपको आने वाले दिनों में इलेक्शन में नजर आएंगे? जी बिल्कुल, हालात जिस तरह नजर आ रहे हैं और कोर्ट से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है तो अगर कोई पाबंदी लगती भी है तो मेरे ख्याल से कोर्ट इस वक्त रिलीफ देने के लिए तैयार है। और जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है, आप किस तरह एक पार्टी से जो है उसका इंतखाबी निशान छीन सकते हैं। तो अगर लेवल ग्राउंड अवेलेबल किया गया तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी और होनी भी चाहिए।
अच्छा, मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात से पहले हो सकता है कि ये जो शिकवे हैं ये खत्म हो जाए सभी सियासी जमातों के, कि सिवाय एक को छोड़ के, कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। दूसरा, इसी के साथ एक और भी सवाल मैं ऐड कर दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानतें हो चुकी हैं लेकिन रिहाई नहीं मुमकिन हो पा रही है ना सिद्दीकी साहब, तो मामला तो फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। मुझे यहीं पर मैं सवाल निशान है कि जब शाह साहब नहीं अभी तक बाहर आ रहे तो खान साहब कैसे बाहर आएंगे? जी ज़रियाब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पीटीआई के लिए तो मुश्किलात चल ही रही हैं और आने वाले इलेक्शन में कोई इतनी आसानी मुझे उनको होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि फॉरेन ऑब्जर्वर्स भी मौजूद होंगे, सारी दुनिया देख रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। और शाह साहब की जो रिहाई है वो बिल्कुल 3 पीसीओ के तहत जो है वो दोबारा उनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जिसने पीटीआई को बाहर निकाला था और फिर उसके बाद 9 मई भी हो गया, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई दोबारा बरसरे इक्तदार आए। तो एक पीटीआई को एक थोड़ा बहुत दिखाने के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर दी जाएगी, ताकि फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं, दुनिया देख रही है, को 30-35 सीटें उनको दे दी जाएं। कोई अच्छे हालात नहीं होंगे ना पीटीआई के लिए, ना उनके चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए या शाह महमूद कुरैशी के लिए, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ना कुछ इजाजत जरूर दी जाएगी। अच्छा, ये चीज दिखावे के हवाले से आप बात करें ना सिद्दीकी साहब, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि खाली पीटीआई नहीं है जिसे इस वक्त अपनी सियासत बचाने के लिए बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एएनपी से भी लालटेन का जो निशान है वो वापस लिया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर आप खुद वहां पर बाहर बैठे हैं, तो मुझे ये बताएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं? और देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई 300 के करीब जमातें हैं वहां पे मौजूद, और उनका जो नजर है वो सिर्फ पीटीआई के ऊपर रही, या अब वो एएनपी से लालटेन वापस लेना चाहते हैं। बेशुमार जमातें, उनमें से उन्होंने किसी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, हालांकि दरख्वास्तें भी जमा कराई गई। आप फॉरेन फंडिंग केस ले लें, आप तोशाखाना केस ले लें, सिर्फ एक जमात के खिलाफ चलाया गया। और आपको पता है कि जेयूआई बड़ी अहमियत रखती है खैबर पख्तूनख्वा में, और तमाम जमातों को जो डर है वो पीटीआई से ही है। पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन लोगों को यह डर खौफ है कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। अगर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बाहर लोग निकले, तो आप किस तरह धांधली कर सकेंगे? कुछ वोटों की धांधली तो हो सकती है, लेकिन अगर एक पोलिंग बूथ में सिर्फ वोट ही एक जमात को कास्ट किए जाएंगे तो आपके पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। तो दूसरी बात आपने जो पूछी है कि उसमें दूसरा सवाल जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ये बात कर रही थी कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है वो इसको किस निगाह से देख रहे हैं। और अब एक और सवाल भी ले लीजिए साथ मेरा, कि पीटीआई के पास आपको लगता है कि वो कैंडिडेट्स हैं जो उन्हें इलेक्शन जितवा सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नून लीग भी ना बड़ी इलेक्टेबल सी सियासत करती हुई हमें नजर आ रही है, बड़ी सोच समझकर मियां साहब जो हैं वो टिकटें दे रहे हैं लोगों को। ज़रियाब, हमारी यहाँ पे अक्सर मुलाकात होती रहती, बात होती रहती। जो पाकिस्तान के डायनामिक्स नजर आ रहे हैं वो तो किसी को भी नहीं लगता कि वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को यहाँ से ले जाया गया, पाकिस्तान से उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरह स्टेट मीडिया उनको टाइम दे रहा है, जिस तरह उनकी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानी में तो मैं बिल्कुल बड़ा सरप्राइज रहा, हालांकि मुझे बाहर रहते हुए बड़ा 2-3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। यहाँ पे तो एक ऐसा ट्रेंड है कि मुझे 99.9% जो है वो तमाम फेवर जो है वो पीटीआई के लिए नजर आती है। हर कोई इमरान खान के लिए परेशान है, पाकिस्तान के लिए परेशान है, और यहाँ से वोट डालने के लिए भी लोग जाएंगे। हालांकि आजकल टिकटें बहुत महंगी हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम अपना वोट जरूर कास्ट करेंगे। कहाँ पे पहले आपको पाकिस्तान में लोगों को घरों से वोट डालने के लिए निकालने के लिए बिरयानी और कीमे वाले नान की जो है वो रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन अब लोग इतने हजारों डॉलर्स खर्च करके जो है बैरून मुल्क से पाकिस्तान वोट डालने के लिए जाएंगे। जी अच्छा, एक हल्का है लाहौर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करूं, और बिलावल तो 3 हलकों से और नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज्यादा चांसेस दोनों में से प्राइम मिनिस्टर बनने के आपको किसके नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो जरदारी को पता है कि उनकी पंजाब के अंदर बिल्कुल से नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में एक लाइवलीनेस पैदा करने के लिए उन्होंने जो है वो पंजाब से भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए। देखिए, इस दफा ज़रियाब बहुत चीजें डिफरेंट है। हमें याद है कि पहले लोगों को वोट देने के लिए घरों से निकाला जाता था, लेकिन इस दफा तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो रजिस्टर्ड वोट्स है वो यंगस्टर्स के हैं, और यंगस्टर्स जो है वो खुद बाहर निकल रहे हैं, खुद
लोग वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। तो इस दफा जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो मुझे तो बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं। उसमें कोई भी पार्टी का जो छोटा वर्कर है वो किसी बड़े स्टॉलवर्ट को भी टफ टाइम दे सकता है। पीटीआई की अभी तक तो जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज्यादा सामने, मतलब जो जिनके नामवर लोग थे वो तो सामने नहीं आए, लेकिन जिस तरह नॉमिनेशंस पेपर जमा हुए हैं और बल्ला वापस मिलने के बाद पीटीआई जब अपनी टिकटें देगी और एक मुकाबले का रुझान बनेगा और इलेक्शन का दिन आएगा, तो मेरे ख्याल से उस दिन तो बहुत बड़े बड़े बुत पास होंगे और इस इलेक्शन का रिजल्ट जो है मुझे नहीं लगता कि जो सोचा जा रहा है उस तरह का आएगा, और उसके बाद भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और एक और भी चीज है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ही ना हो। हालांकि अब तो बिल्कुल माहौल बन चुका है और डेट दी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती भी बढ़ी है, लेकिन वही है कि वोट के दिन का इंतजार है कि वो दिन कब आएगा और उस दिन क्या होता है और नताइज किस किस्म के सामने आते हैं। और वजीर आजम बनने वाली बात है, मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में उनके पास इतनी सीटें नहीं है, उनकी इतनी से नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी शायद इस दफा उनकी बारी ना आए। चलिए, लोगों के शुकूक व शुबहात अपनी जानिब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वाज़ेह और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि इंतखाबात तो होंगे तो जनाब होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सहाफ़ी बिरादरी सिर्फ ये सोच रही होती है कि भाई ये फ्री एंड फेयर होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन जरा नून लीग के घर के हवाले से बात करते हैं सिद्दीकी साहब। पहले मरियम साहिबा और तहमीना दौलताना में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, ये खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी। अब हमजा शहबाज ने भी अपनी चुप्पी का रोजा तोड़ा है और टिकटों के मामले पर अपनी राय सामने रखी है। ये कोई आपको संजीदा नौयत का मामला लग रहा है या एक फैमिली रूटीन मैटर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि फैमिली रूटीन मैटर में इसलिए कह रही हूँ, सियासत जो इनकी है वो खानदान की हद तक की है ना, खानदान से बाहर तो नून लीग को कोई नजर आता ही नहीं। असल में जरा मामला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे तो उनको बहुत सारे लीडर और कारकुनान जो मुस्लिम लीग नून के थे वो लंदन मिलने आते थे। तो नवाज शरीफ साहब ये सोचते थे कि देखो मैं उस वक्त मुश्किल में हूँ और ये लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, जबकि जिनको वीजा नहीं मिलता और लंदन का वीजा इतने आराम से भी नहीं मिलता, तो वो पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ से उनके खानदान से राब्ते में रहते थे। और जो भी बड़ी जमातें होती हैं जब इलेक्शन करीब आते हैं उनके हर हलके में 2-3 बड़े बड़े लोग जो है वो मौजूद होते हैं। तो लाजमी बात है कि एक फैमिली में डिवीजन तो है। एक मरियम नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते सामने आई है, जबकि हमजा शहबाज शरीफ के बेटे होने के नाते सामने आए, और पंजाब में ज्यादा काम जो है वो शहबाज शरीफ ने किया है। तो लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस तो होती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हमजा शहबाज शरीफ ने शिकायत जरूर की होगी, उन्होंने इन बातों के अंबार जरूर लगाए होंगे कि जो हमारे जानने वाले हैं या डाई हार्ड वर्कर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रह के मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, और जो लोग लंदन शक्ल दिखाने पहुंच जाते थे उनको टिकटें दी जा रही। तो इसमें बिल्कुल इख्तलाफ सामने आया होगा और एक फैमिली रिफ्ट भी है। डेफिनेटली 2 फैमिलीज मौजूद हैं और पॉलिटिकली भी रिफ्ट होती है, और हर कोई चाहता है कि उसके जानने वाले सामने आए या जिससे उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनको टिकट दी जाए। तो ये बड़ी पार्टियों में इस तरह की चीज नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा, हमें एक और चीज भी बड़ी महसूस हो रही है, अगर तमाम सियासी जमातों के हवाले से, स्पेशली अगर नून लीग के हवाले से हम लोग बात करें, इस वक्त कोई 2-3 लोग नहीं है जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस वक्त अगर उनकी फैमिली के हवाले से भी बात की जाए तो बाकायदा तौर पर एक बोर्ड बैठा हुआ है, कुछ मजीद और सीनियर मेंबर्स भी बैठे हुए हैं जो ये देखकर सोच समझकर देख रहे हैं कि किसमें कितना जो है वो सियासी पावा है। एहसन इकबाल साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, खुद हमजा शहबाज शरीफ भी उस बोर्ड का हिस्सा है, मरियम औरंगजेब इस बोर्ड में अक्सर हमें नजर आती हैं। तो ये वो चंद लोग हैं जो कि पार्टी के साथ रहे हैं और फैमिली के लोग भी शामिल हैं। तो बड़ा नाप तोल कर जो है ना वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि किसमें कितना सियासी तप्पड़ है, कोई कौन पैसे लगा सकता है, किसको किसके मुखालिफ खड़ा करना है। इस स्ट्रेटेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जरा आप देखें हर पार्टी की किचन कैबिनेट होती है, क्लोज लोग होते हैं जो फैसले करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत है, जिस तरह जमातों के अंदर जमहूरियत है, वहाँ पे आखिरी फैसला तो चेयरमैन का ही होता है, भले वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, आखिरी फैसला तो नवाज शरीफ का ही होगा। लेकिन अभी टिकटें बांटने में खास तौर पर पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग को नून को यही परेशानी है कि टिकटें वो जितनी भी संभाल के बांटे, लेकिन जिस तरह उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के लोग आएंगे, यानी
के अगर मरियम नवाज का हल्का और वहां से सनम जावेद खड़ी हो जाएगी, हालांकि पॉलिटिकली उनकी कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह एक वेव चल रही है उस तरह बड़ी मुश्किलात के सामने। ये बरतानिया की तरह तो है नहीं कि आप सिस्टम में दाखिल हो गए, चेयरमैन भी चेंज हो जाता है, पार्टी किसी की मौरूसियत नहीं होती। अगर आप सिस्टम में थे तो ऋषि सुनक भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, अगर आप सिस्टम में थे तो लंदन के मेयर 2 दिहाइयों से जो है वो यहाँ पे सादिक खान मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में तो मौरूसियत है और फैसला तो आखिरी जो है वो नवाज शरीफ का ही होगा। लेकिन क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए और एक मशवरा लेने के लिए किचन कैबिनेट हमेशा सामने आती है, लेकिन वो भी अपने सरबराह की हाँ में हाँ जी हजूरी करती है, और जो नवाज शरीफ साहब जिसको चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा, जरदारी साहब जिसे चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि बिलावल को भी मैं टिकट इशू करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो मरूसियत है, जो भी पार्टी के टिकट्स बांटे जाएंगे वो नवाज शरीफ साहब के कहने पे ही बांटे जाएंगे। अच्छा, टिकट बढ़ गए, इंतखाबात का वक्त आता है, वोटर ने वोट कास्ट करना है, जाहिर सी बात है जिसकी से है अपनी हल्के में उसकी है, और ये देखा भी जाना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया का पोल तो ये है ना कि कोई भी कहीं से बैठकर बोल रहा होता है कि हम फलाने बंदे को वोट देंगे। क्योंकि मैं इसको ना जरा इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही थी, कल किसी एक सहाफी दोस्त ने, जर्नलिस्ट ने ना एक पोल डाला हुआ था, उन्होंने कहा कि आप किस जमात को वोट देंगे, या फिर किसी एक सियासतदान के हवाले से बात की जाए कि आप इसको वोट देंगे या इसको वोट देंगे। तो अगर आप पीटीआई के हवाले से भी अपने यस या नो का आंसर कर रहे हैं तो मेरा वोट बैंक किसी और शहर का है। अब उस शहर से कौन सा कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है, या आप ये नहीं कह सकते, आप एक टोटल तो लगा सकते हैं कि इस जमात को आपने वोट देना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस हलके से कितने लोग जो हैं वो किस सियासी जमात को वोट देंगे। और अगर ऐसे में मैं उस हलके के हवाले से भी बात करूं जहां से आजम खान सवाती साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं नवाज शरीफ साहब के, तो यहाँ पे कितना टफ कॉम्पिटिशन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आजम खान सवाती ने भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, और मियां साहब भी बेशक खुद साख्ता जिला वतनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रहे तो वो भी 4 से 5 साल अपने मुल्क से बाहर ही हैं। ज़रियाब, मैंने कोई 7-8 इलेक्शंस पाकिस्तान के कवर किए हैं। इस दफा जो हैवी वेट वाला तस्वुर है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। अच्छा। क्योंकि यंगस्टर्स की जो वोट रजिस्टर्ड हुए 2 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद है, और पाकिस्तान में तो तकरीबन आप देखें कि अगर पिछले इलेक्शंस में भी आप लगा लें तो 3.5-4 करोड़ के करीब तकरीबन टोटल वोट कास्ट हुआ था। तो इस दफा ये जो यंगस्टर का वोट है ना, ये जो लहर आई हुई है, इसको आप रोक नहीं सकते, और ये नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट बड़ा है, ये हैवी वेट है। जो एक लहर चल रही है, जिस तरह एक रेवोल्यूशन आया हुआ है, बच्चों के ज़हन में इनकलाब आया हुआ है, और जिस तरह पीटीआई चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की पॉपुलैरिटी है, और जिस तरह एक गुस्से का आंसर भी अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये देखेंगे कि जी नवाज शरीफ जेल काट के आए हैं। वो एक बुजुर्गों वाला भी नजरिया है कि भाई बुजुर्गों को हटना चाहिए और नौजवान कैंडिडेट्स को सामने आना चाहिए। बहुत सारे नौजवानों ने जमा करवाए हैं। तो मुझे सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि फिर जो जात बिरादरी है उसके ऊपर वोट नहीं डाला जाएगा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान को आगे चलकर सर्व किससे नहीं करना है, ये बैठकर हमारा आज का नौजवान सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीपी के हवाले से भी बताएगा, आपको लगता है कि नून लीग और आईपीपी का इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है? मुज़ाकरात तो जारी हैं ही, लेकिन ये ऊंट किसी कर पर बैठेगा भी? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है जो आपने नौजवानों की लहर की, वो अपनी जगह, उसको भी मद्देनजर रखना है। मुस्लिम लीग नून बेसिकली तो पंजाब में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब वहां पे उनके अपने टिकटों के झगड़े चल रहे हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हमजा शहबाज ने शिकायत के अंबार लगाए नवाज शरीफ साहब के सामने। अब अगर आईपीपी जो है, जिसकी अपनी कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, और वो चाह रही है कि लाहौर के हलकों में जैसे ओन चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, तो नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करें। उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं, और पंजाब में अगर उनको 20 सीटें आईपीपी उनसे मांग ले तो मेरे ख्याल से वो इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो वो इलेक्शन के दिन से इलेक्शन के रिजल्ट उन्हें नहीं पता कि किसको वोट मिलेगा, किसको वोट नहीं मिलेगा, इलेक्शन वाले दिन क्या होगा। और अगर वो आईपीपी को 20 के करीब सीटें दे देते हैं और पता चलता है कि वो भी हार गए, ये भी हार गए, तो फिर आगे हुकूमत कौन बनाएगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वोट किसी करवट बैठेगा, और आईपीपी और मुस्लिम लीग नून के अंदर सीट एडजस्टमेंट जो है वो बहुत बहुत मुश्किल मुझे। अच्छा, आपने कहा नहीं कि हुकूमत में कौन बैठेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये परेशान हो रही हूँ कि हुकूमत तो बना लेंगे, ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? ये तो मखलूक हुकूमत हमें बनती हुई हमें नजर आ रही है। फिर से वही जो पीडीएम के जमाने की हुकूमत थी, वही ऐसा लग रहा है कि आगे भी आसार ऐसे होंगे। 2/3 तो किसी को हमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो फिर वहां पर कौन होगा ऑपोजिशन के बेंचों पर, अगर पीटीआई को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो?
इसमें जरिया वो जो पहले बात हो रही थी वही देखना पड़ेगा कि कितने कौन सी पार्टी जीती है, क्योंकि अक्सरियत तो वाकई लेते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इस दफा हालात मुश्किल होंगे। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत तो एक जबरदस्ती बना दी गई थी, लेकिन अभी अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को दिलवाए जाते हैं वोट ज्यादा या उनकी हुकूमत आ जाती है तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आएगी, पीटीआई अपोजिशन में आ जाएगी, आईपीपी अपोजिशन में आ जाएगी अगर कुछ सीटें जीत जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि किस तरफ वोट करवट बैठता है इलेक्शन का। अगर पीटीआई किसी तरह बहुत ज्यादा सीटें ले जाती है तो फिर तो मखलूक हुकूमत नहीं बनेगी, उनकी हुकूमत बन जाती है और बाकी जितनी जमातें हैं वो फिर अपोजिशन में बैठेंगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल और वक्त से पहले वाला सवाल है। देखना पड़ेगा कि इलेक्शन डे वाले दिन टर्नओवर कितना होता है, टर्नआउट कितना होता है, कितने लोग वोट देने के लिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा ना सिद्दीकी साहब कि 35 से ज्यादा सीटें ले जाएगी पीटीआई, तो अगर इतनी सीटें ले जाती है और फिर कौमी असेंबली में आती है तो आपको नहीं लगता कि वो अपोजिशन में बैठती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि पीटीआई हमें हुकूमत में तो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, वही मैंने बात कही ना कि अगर तो बाकी मखलूक हुकूमत बनती है तो फिर तो वाहिद पीटीआई ही रह जाएगी जो अपोजिशन में बैठेगी। और आइंदा सेनेट के इलेक्शन भी है मार्च में, तो टोटली कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के जो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। तो पीटीआई का लगता तो यही है कि वो इस दफा अपोजिशन में हिस्सा लेने दिया गया। ठीक है, बहुत सिद्दीकी साहब अपना वक्त देने के लिए हैव अ वेरी गुड डे अहेड। तो जनाब ये इस वक्त सियासी माहौल चल रहा है जो हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। लेट्स सी के 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात होते हैं कौन सी सियासी जमात जीतती है। उस वक्त तक आपका और हमारा साथ यही चलता रहेगा भाई, कौन जीत रहा है और कौन नहीं जीत रहा। लेकिन मैं रोजाना आपसे एक बात करती हूँ, आज भी करूंगी और आने वाले दिनों में भी करूंगी, वोट जरूर कास्ट करना है। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी चाय, आप जाकर कीजिए कोई पराठे शराठे या डबल रोटी वाला नाश्ता। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद दोबारा से मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान और प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि धुंध का मौसम है और इस वक्त मोटरवे पर भी खासी सूरत हाल हमें मुख्तलिफ नजर आ रही है। लेकिन अपडेट ये है कि जामशुरू इंडस हाईवे के करीब गाड़ी मुसाफिर वैन से जा टकराई है और हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए हैं। हादसे के शिकार अफराद सेवन से कराची जा रहे थे। तो ये वाकया जामशुरू इंडस हाईवे के करीब पेश आया है, जहां पर गाड़ी जो है वो मुसाफिर वैन से टकरा गई है और इस हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हैं जबकि 12 अफराद जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। अपडेट ये आई है कि हादसे के शिकार जो अफराद हैं वो सेवन से कराची जा रहे थे। ये मामला किस तरह से पेश आया और जो सूरत हाल है इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। ताहम जिस मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, धुंध का जो है वो खासी हमें नज़र आ रहा है गलबा इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में, और यही वजह है कि बार बार हम आपको भी यही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ज़रा एहतियात के साथ ड्राइविंग करें और अपनी मंजिलों पर बखैर आफियत आप लोग पहुँचें। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और मंजिलों पर पहुँचने की बात हो रही है तो नून लीग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती है या नहीं बढ़ती है उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है सलमा भट्ट साहिबा, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सलमा साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलमा साहिबा, इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हमें सिचुएशन नजर आ रही है दो मुश्किल, वो ये कि एक तो ये कि सीट एडजस्टमेंट का मामला कहां तक पहुंचा है आईपीपी के साथ, क्या ये ऊंट किसी करवट बैठता हुआ आपको खुद से भी नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ आगे हुकूमत बनाने फिर से एक तरीके की मखलूत हुकूमत होगी, तो क्या नून लीग और खुद मियां नवाज शरीफ साहब इस पर मुकम्मल तौर पर राजी हैं? जी थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई पंजाब में या हमें कोई सीट एडजस्टमेंट की जरूरत मुस्लिम लीग नून को नहीं है। पहली बात तो ये, हमारे पास हर जगह अपने कैंडिडेट्स नहीं है, बल्कि हमारे पास तो इशू ये है कि हमारे पास तो एक हल्के पे एक टिकट पे मुतअद्दिद कैंडिडेट्स हैं। हमें तो ये फैसला करना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये तीसरा हफ्ता है कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास चल रहे हैं और हर डिवीजन के और हर जिले के जो इंटरव्यूज हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में जो पार्लिमानी बोर्ड है वो कर रहा है। तो हमारे पास तो इशू ये है कि हमारे पास एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं और मुश्किल है, और सब बहुत एक जगह पर कई मुतअद्दिद तगड़े कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी विनिंग भी हैं जो, और साथ में
एस्पायर कर रहे हैं वो भी बहुत तगड़े हैं। बात नहीं है कि हमें किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वेरी वेल एडजस्टेड है टू विन द इलेक्शन। अच्छा, वहां पर तो आपको लग रहा है कि आप क्या कहते हैं वेरी वेल टू विन द इलेक्शन, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर जो एडजस्टमेंट है वहां पर थोड़ी सी तलखियां नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स ये आई कि तहमीना दुल्ताना साहिबा और मरीम नवाज के दरमियान भी कुछ जुमलों का तबादला हुआ। फिर कल तो अपनी शिकवे शिकायतें एक तरीके से मंजर आम पर आई हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जो पार्टी की टिकटें हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ बेहतर तरीके से नहीं की जा रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इग्नोर किया जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए जी, जहां तक आप जिस वाक़े का जिक्र करिए, मैं खुद ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे ही मेरा नाम आया है पंजाब के लिए, और मैं उस इंटरव्यू में मौजूद थी। यहाँ पे तहमीना आंटी बैठी हुई थी, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, हमारी सीनियर है, उनकी रिफाकत है, बहुत लंबा सफर उनका पार्टी के साथ, और हम पूरी पार्टी उनकी बहुत कदर करती है। मैं उनके बच्चों की जगह पर हूँ, और मैं भी इस बात की बिल्कुल तायद करती हूँ कि उनका जो सफर है, और जो 90s में भी उनकी जो जद्दोजहद रही है, और वो 80s से ऑनवर्ड्स जो उनका सियासी सफर है, हमारी शायद उतनी उम्र नहीं जितना उनका सियासी सफर है, लेकिन ये कि वो हम उनकी बिल्कुल कदर करते हैं, दिल से कदर करते हैं। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। उनकी मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से बहुत कुर्बत है, बहुत रफाकत है, बहुत प्यार का रिश्ता है, बेटी माँ वाला रिश्ता है। वो उनकी वालिदा के साथ काम करती रही है, तो उसमें सिर्फ जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड है, दैट वाज रियली वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, और बड़ा जैसे मोहब्बत की तरह से होता है कि आप मेरी वालिदा। ठीक है, मतलब आप बतौर पार्टी वर्कर इस मामले की तरदीद कर रही हैं कि आपको ऐसा लगता है किस तरह का कोई जो है वो मामला। There was not at all a bitter exchange. There was a very happy, happening, pleasant मोहब्बत का एक्सचेंज था। ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। और रही दूसरी बात कि जो टिकट्स बांटने के फैसले की आप बात करें, देखें हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो इकट्ठे रहने का और जुड़ने का जो सबसे बड़ा हमारा जो है न्यूक्लियर, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे 4 साल, जिला वतनी में थे, और उस वक्त अगर पार्टी इकट्ठा रही है और एक पार्टी के अंदर इस तरह के मसाइल नहीं लाए जा सके, दरारें नहीं पैदा की जा सकी, अब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान में मौजूद हैं, पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं, टिकट्स को देने का फैसला जो है सारी बात है वो मुशावरत से करते हैं, और वो सबकी मुशावरत लेते हैं, और उसके बाद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं उस पर सब मुत्तफिक होते हैं, और उस पर सब हम सब जो है उसके ऊपर एग्रीड होते हैं और उसको दिल से तस्लीम करते हैं, क्योंकि वो एक तो वो पूरे प्रोसेस से हो रहा है, पार्लिमानी बोर्ड बैठा हुआ है, फिर मुशावरत है, फिर माजी का काम है, लोगों की परफॉर्मेंस है, फिर माजी में लोगों का किरदार है कि मुश्किल वक्त में लोग किस तरह पार्टी के साथ खड़े रहे, किस तरह जुड़े रहे, ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। और ये वो पार्टी है जिसके कारकुन और वर्कर्स ने बहुत ज्यादा 2017-18 से ऑनवर्ड्स लेके बहुत मुश्किलात और मसाइल जो है एग्जैक्टली मैं सलमा साहिबा उन्हीं पार्टी वर्कर्स के हवाले से बात कर रही हूँ कि जिन्हें अगर अब टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च में सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, तो क्या फिर वहां पर लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा? मीनवाइल एक और क्वेश्चन आपने कहा ना कि अब मखसूस नशिस्त पर जो है वो आपको पार्टी टिकट दिया गया है, तो यहाँ के हवाले से मुझे ये बताएगा, मायजा हमीद और हिना परवेज भट्ट साहिबा भी खासी एक्टिव कोलीग्स रही हैं आपकी, ठीक है, उनको क्यों पार्लिमानी बोर्ड की तरफ से इग्नोर किया गया? खासा क्रिटिक्स जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं, हमने देखे वो खासी एक्टिव रही हैं इस तमाम तर दौर में जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। देखिए, हिना भट्ट का तो 6ठा नंबर है लिस्ट में, जो वो टॉप शी मेक्स इट टू टॉप 6 नंबर्स, तो इससे ज्यादा पार्लिमानी बोर्ड और किस तरह एक्नॉलेज करे किसी को, आई डोंट नो। और जहां तक रही बात के मायजा हमीद की, तो मायजा हमीद हमारी बहुत अच्छी वर्कर हैं, मेंबर हैं पार्टी की, और वो बड़ी मुश्किल टाइम में बिल्कुल वो साथ भी खड़ी रही हैं, और मैं खुद उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। और वो पहले 3 टेन्योर से, वो सबसे पहले वो एमपीए थी 2008 से 13, फिर वो 2 दफा एमएनए रह चुकी हैं। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि पार्टी को इतना ज्यादा प्रेशर, इन सेंस कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पार्टी ये सोचती है कि अब कुछ और लोगों को, शायद ये मेरा ख्याल है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी समटाइम्स पार्टी सोचती है कि चाहे बंदे ने 2-3 टेन्योर किए हैं, अब किसी और को चांस दे दो, शायद वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी ने मायजा हमीद को निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मायजा हमीद मुस्लिम लीग साथ हैं, मुस्लिम लीग नून का मेंबर की रुकन है, मेंबर हैं, और वो रहेंगी, वो काम भी करेंगी उनके पार्टी के साथ। मतलब मैं ये उनके बिहाफ पे कह रही हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड शी वुड डिसाइड अबाउट, लेकिन उनके पास सब कुछ होगा, प्लेटफॉर्म होगा, पार्टी होगी, पार्टी ने उनको हरगिज नहीं छोड़ा।
ठीक है। अच्छा, आपने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन आपकी जाती भी हो सकती है, लेकिन पार्टी भी इसको इस तरीके से सोच रही है कि अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में जो है वो कैंपेन करने का और आने का, सियासी इंतखाबात लड़ने का। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ लोगों के हद तक सोचा जा रहा है, पार्टी के जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उससे भी अब आगे निकलकर सोचना चाहिए, या फिर हम ये देखेंगे कि खानदानी सियासत रहेगी, खानदान का कोई सरबराह ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा? क्योंकि बातें तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी बहुत हो रही है, कैप्टन सफदर बार बार कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट सीएम पंजाब होंगी। देखिए, अगर अवाम चुनती है किसी को, चाहे उसका ताल्लुक किसी फैमिली से है या किसी फैमिली से नहीं है, और अवाम की राय से कोई शख्स पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और फिर वो पार्लियामेंट जो है वो फैसला करती है वहां पर कि पार्लियामेंट में उनका चुनाव होता है, तो इसमें कोई इतराज की बात नहीं है। ये वोटों से आने वाली निशिस्त है, ये कोई किसी को नहीं दे सकता। वैसे ये इसके पीछे एक अवामी फैसला मौजूद है, एक प्रोसेस है जिसमें से गुजर, और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ की जहां तक आपने बात की, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा मौजू कैंडिडेट इस वक्त, बल्कि हम सबको तो सपोर्ट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए बीइंग वुमेन भी, कि पंजाब में अगर इंशाल्लाह ऐसा होता है, पंजाब में पहली मर्तबा होगा कि वजीर आला के मनसब पर कोई खातून आएगी। पहली तो खुशाइन तरीन बात ये होगी कि इतना बड़ा क्षेत्र। तो मतलब ये कि फैसला कर चुकी है पार्टी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं आपने मुझे कहा है, आपने मुझे ये कहा है कि अगर आपका सवाल ये है कि अगर मरियम नवाज आती है, तो मैं कह रही हूँ कि अगर मरियम नवाज आती हैं तो आप उस चीज को वेलकम करेंगे, आप ये कह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल वेलकम करूंगी। दूसरी बात ये कि मुझे बताएं कि मरियम नवाज के घर से उठकर आ गई है बस, जो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी, वजीर आला बन जाएंगी। आप देखिए उसके पीछे उनका एक पूरा सियासी सफर है, सियासी जिद्दोजहद है। 200 से ज्यादा वो पेशियां भुगत चुकी हैं, 2 दफा जेलों में जा चुकी हैं। भुगतना कौन सा सियासी सफर है सलमा साहिबा? दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। कुछ सियासी खदमात भी होनी चाहिए ना? क्योंकि जब क्योंकि जब आप किसी मुल्क में जब सियासत का अंदाज ये बना दें कि आप किसी को सिर्फ इस बात पे कि वो सियासी पार्टी में आना चाहते हैं और वो सियासी अमल में आना चाहते हैं, और आप उठाकर उनके ऊपर मनगढ़ंत केस बना दें और उनको नैब और कचहरियों में चला दें, तो फिर ये सियासी सफरनामा यही बनेगा। और सियासी सफरनामा कहाँ से लिखा जाए? आप सियासत, अगर उनको सियासत करने दी जाती तो उनका सियासी सफरनामा आज ये होता कि वो पूरे मुल्क के अंदर अपनी जलसे करके, लोगों के इश्यूज के ऊपर बात करके, और वो और तरह से सामने आई होती। लेकिन आप यहाँ पे सियासतदान का सफर क्या है, आपने कभी सोचा? जो सियासतदान को जिस सफर में डाला जाता है इस मुल्क में, उसका सियासी सफर वहीं से कटता है। तो यूं कह लीजिए कि जो शहबाज स्पीड है वो इस वक्त इस बार हमें पंजाब में चलती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि वो हमें विफाक में चलती हुई नजर आएगी। क्यों नहीं है? जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के सदर है, और शहबाज शरीफ साहब ने जो 10 साल पाकिस्तान पंजाब में काम किया है, जो गवर्नेंस करके माशाल्लाह जो बेहतरीन एक एग्जाम्पल छोड़ी हुई है, वो एक प्रेसिडेंट है, वो एक ऑलरेडी एक मॉडल है हमारे सामने कि यहाँ पर कैसे काम हुआ और कैसे काम होना चाहिए। और जब अगर मरियम नवाज शरीफ आती हैं, यहाँ मुस्लिम लीग नून को मौका मिलता है वापस आने का, हम उस लेगेसी को लेकर आगे चलेंगे और उसको मजीद खुशहाइन बनाएंगे आने वाले वक्तों में। तो फिर आने वाले दिनों में जिस लेगेसी को आप लोगों ने लेकर चलना है, उस सिलसिले में मुझे बताइए कि पहला जलसा कब कर रही है आपकी पार्टी, कहां से आप लोग कैंपेन का आगाज करेंगे और उससे लीड कौन करेगा? मतलब मरियम साहिबा और हमजा शहबाज मिल सकते हैं इलेक्शन कैंपेन को लीड करने वाले, या शहबाज शरीफ साहब लेकर चलेंगे? अभी तक कुछ फैसले पर इत्तेफाक हो सका है? बिल्कुल जी, पूरी पार्टी करेगी, सारी लीडरशिप करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हमारे कायद हैं, उनकी लीडरशिप में हमारी जो है इलेक्शन कैंपेन होगी। और ये इसका जो आगाज है, बिल्कुल हमारा पार्लियामानी बोर्ड का सिलसिला जो ही निमटता है, आज आपको पता है लाहौर डिवीजन की हो रही है, तो उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा सिलसिला, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो बाकायदा उसका आगाज कर दिया जाएगा, उसका शेड्यूल भी अनाउंस होगा, और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड करेंगे। और सलमा साहिबा, जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं आईपीपी के साथ, आपको क्या लगता है इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि 20 सीटें मांगी गई हैं, कुछ कम भी फिगर नहीं है, क्योंकि काफली के साथ तो ओके हो गए मामलात, आईपीपी के साथ मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम देखें मुख्तलिफ मुतअद्दिद सियासी जमातों से मिलना, बातचीत करना, और अगर सीट एडजस्टमेंट की कहीं पर बात होती है करना, इसलिए ये एक सियासी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अमल है, उसका ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप उसको होलिस्टिकली देखें तो ये कोई ऐसी उचंबे की बात नहीं है कि जो पहली दफा हम ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे मौजूदी हालात इस तरह के हैं, पाकिस्तान की मईशत के हालात आप देख लें, पाकिस्तान की गिरफ्त के हालात आप देख लें, पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर कारोबार नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार मुयसर नहीं है, यहाँ पर लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है क्योंकि काम नहीं करने के लिए फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ पे
जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री सी कॉटेज इंडस्ट्री वो खत्म होकर रह गई है। यहाँ पर काम जो कि बहुत सख्त जरूरत है, लोगों को मजदूरी चाहिए, रोजगार चाहिए, इस सब को वापस लेकर आने के लिए हमें एक बहुत अच्छा माशी मॉडल चाहिए और उसके लिए कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में हम ये नहीं कर सकते कि कोई भी हुकूमत आएगी, कोई भी जो पार्टी हुकूमत बनाएगी उसको साथ अपने कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसको सलवा साहब भाई, देयर इज अ कंफ्यूजन, मेरी कंफ्यूजन थोड़ी सी मिटाइए, क्योंकि मतलब आप बतौर पार्टी मेंबर ही ज्यादा अच्छा हमें अपना तज्जिया दे सकती हैं। सूबे की हैसियत में तो एडजस्टमेंट के मामले पर अभी भी इतने इफ एंड बट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप मौशी पॉलिसियों के हवाले से बात करें और पॉलिसियों को बनाने के लिए एक किसी भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना किसी भी सियासी जमात का बहुत जरूरी होता है। तो फिर कोलिशन की गवर्नमेंट के साथ, मखलूत हुकूमत के साथ आपको लगता है कि मौशी फैसले लेना आसान होंगे किसी भी सियासी जमात के लिए? देखिए, मौशी फैसले लेना आसान और मुश्किल में फर्क ये होता है कि देखिए, आप एक टाइम में होता है कि आप कोई फैसला लेते हैं ना, तो आपके 4 लोग मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, सियासी जमातें हम बिल्कुल कोई कर सकती हैं। अच्छा, तो वो आप एक टाइम होता है कि जब कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी होती है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो प्रेशर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप कोई नया चीज ना, 2014 हम रिपीट नहीं कर सकते सादा अल्फाज में, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि 126 दिन का फिर कोई धरना खोल के बैठ जाए, सड़कें बंद करके बैठ दें। अब पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता। अब पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता कि जगह जगह कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर दो। अब पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं करता कि आप जाकर ग्रीन बेल्टें जला दो। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करेगा कि आप टोल प्लाजे जो है वो तोड़ दें। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कपड़े लटकाते फिरें। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करेगा कि आप पीटीवी पे हमला करें, आप पार्लियामेंट पे हमला करें, आप वजीर आजम को धमकियां दें, और अगर सीपैक के लिए दोबारा चाइनीज प्रेसिडेंट आना चाहता है या कोई और किसी और मुल्क से, हमारे हमसाय ममालिक से कोई और हमसे अच्छे ताल्लुकात करना चाहता है, हम धरने लगाकर बैठ जाए। मजीद हम ये 1 सेकंड के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। ये बातें तय करना कि जी जो भी हुकूमत आएगी बाकी लोग उसको सपोर्ट में खड़े होंगे, ना ये कि उसकी टांगे खींचने के ऊपर ना लग जाए। ये माहौल बनाना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस विजन को समझता है और वो इसके लिए एफर्ट करता है, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू वेरी गुड लक फॉर योर रिजर्व सीट सलमा साहिबा। वी जस्ट होप कि जितनी भी खवातीन इस वक्त के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं, नो मैटर व्हाट किसी भी सियासी जमात से हैं, खवातीन हैं, एम्पावर्ड हैं, उन्हें आप भी सपोर्ट कीजिए अगर वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपकी पार्टी से मुराद ये है कि जिस सियासी जमात को आप पसंद करते हैं। फिर बार बार यही कहती हूँ कि अपने लीडर्स को जरूर सपोर्ट कीजिए, जरूर वोट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है। और अगर कहते हैं कि आप लोग एक अच्छा वोट बैंक इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं तो कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी सियासी जमात इजीली बना सकती है। फिर यही वजह होती है कि मौशी फैसले उस सियासी जमात के लिए करना थोड़े से आसान हो जाते हैं जब उसके पास नंबर ऑफ पीपल पार्लियामेंट में ज्यादा हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हो पाकिस्तान। और जनाब, ये जो हमारा सेगमेंट है ये होता है हेल्थ से रिलेटेड, और आज इस जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो खासा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और हमारे सोशल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड है। एक रिसर्च है जो डॉक्टर्स के हवाले से होती है, जो मेडिकेशंस के हवाले से होती है, वो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले उस डिजीज के हवाले से बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं आज फालिज के हवाले से, जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं। इसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुंचता है और जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो मफलूज हो जाता है। कभी आपने सुना ना, लोग कहते हैं कि मेरी दाएं साथ जो है वो मफलूज हो गई है या मुझे बाएं साइड पर जो है वो अटैक हुआ है। बहरहाल मुनासिब इलाज अगर बर वक्त मिल जाए तो इसके जो असरात हैं उनको खासा हद तक कम किया जा सकता है। अक्सर लोग इस जानलेवा मर्ज की अलामात को दीगर तिब्बी मसाइल समझ लेते हैं और इलाज में ताखीर हो जाती है, जबकि एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि इलाज मिलने में जितनी ताखीर होगी उतना ही बोलने में मुश्किलात होगी, आपका मेमोरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी और आपका जो
एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीपल, एक जो बहुत सारे मसाइल है ना, ये आपके अंदर घर कर लेते हैं। अब फालिज को जितना जल्दी पकड़ लिया जाए उसका इलाज ज्यादा मौसर तरीके से इसलिए हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जो फालिज है वो आपके दिमाग को मुतासिर करता है। अच्छा, ये तो वो है जो मेडिकेटेड ऑब्जर्वेशन है, जो एक रिसर्च है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास गुफ्तगू मौजूद है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, हमारे यहाँ अभी भी लोग इस हद तक एजुकेट नहीं हुए हैं कि उन्हें पता चले कि जो फिट्स उन्हें पड़ रहे हैं ये कोई ना कोई उनके अंदर बीमारी या कोई तिब्बी कैफियत है जो कि एक्चुअली में डेवलप हो चुकी है। बड़े बूढ़े अभी भी कुछ बुजुर्ग इस किस्म की बातें कर देते हैं कि जो कहते हैं कि शायद इस पर किसी ने कोई जादू करवा दिया है, इस पे किसी ने कोई तावीज कर दी है। आप गली मोहल्ले की किसी न किसी बाबे के पास लेके अपना मरीज पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं। 2-2.5 महीने आप वहां से उसके मामलात करवाते हैं, जब मामला नहीं संभलता और हालत बहुत खराब हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली एक पढ़ा लिखा डॉक्टर आपको ये बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो इन तमाम तर चीजों का इलाज हमें सोशली और मेडिकली किस तरीके से करना है उस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी सर्विसेज हॉस्पिटल जनाब असलम साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मेरी ऑब्जर्वेशन से एग्री कर रहे हैं आप कि लोग पहले बाबों के पास पहुंचते हैं, बाद में हॉस्पिटल जाते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रोक या फालिज या फाजिल, आम लफ्ज़ों में इसे गांव में फाजिल भी कहा जाता है, ये एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरियान या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है और दिमाग को खून की फराहमी रुक जाती है, या दिमाग की शरियान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। फालिज या स्ट्रोक की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरियान बंद हो जाती है, उसमें क्लॉट आ जाता है, खून का लोथड़ा फंस जाता है और दिमाग को खून की फराहमी रुक जाती है, वो 85% लोगों में ये किस्म होती है, ये टाइप होती है स्ट्रोक की। और फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरियान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है, ये किस्म 15% लोगों में होती है, इसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अच्छा। जो इस्केमिक स्ट्रोक है वो 85% लोगों में होता है जिसमें दिमाग में क्लॉट आ जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 16 मिलियन लोग फालिज का शिकार होते हैं, उनमें 6 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है इस फालिज की वजह से, यानी 60 लाख लोग हर साल जो है वो मौत के घाट उतर जाते हैं फालिज की वजह से, और 6 मिलियन यानी 60 लाख अगेन माजूर हो जाते हैं, माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, ये जो फालिज का अटैक है ये एकदम आपकी बॉडी पर अटैक करता है या इससे पहले भी जिन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं अक्सर, अगर आपको लगे कि आपके घर में किसी भी मेंबर के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही कोई चीज जो है ना वो जोर पकड़ती है, जैसे फिट्स लोगों को पड़ना शुरू होते हैं, तो क्या ये भी आपको अगर बर वक्त इलाज ना हो तो फालिज की तरफ लेकर जाते हैं? जी बिल्कुल, फालिज एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। सो इसके भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर पे बात करें, इससे पहले कि हम अलामतों पे जाएं, रिस्क फैक्टर ये कंसीडर किया जाता है कि फालिज अमूमी तौर पर ओल्ड एज की बीमारी है, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। फालिज किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकता है, एक नौजायदा बच्चे से लेकर एक 90 साल 100 साल की उम्र रसीदा शख्स तक किसी भी शख्स को जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकता है। मेल्स में कंसीडर किया जाता है कि ज्यादा कॉमन है, लेकिन खवातीन में भी अब शुगर की शरह बढ़ गई, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग बढ़ गई, ड्रिंकिंग की शरह बढ़ गई, तो उनका रिस्क भी मर्दों के हम पल्ला हो गया। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना हमारे इख्तियार में हमारी उम्र है, ना हमारे इख्तियार में हमारा मर्द या खातून होना है, ना हमारे इख्तियार में हमारी फैमिली हिस्ट्री। ये तो वो है जो जिसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है और आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते, अगर आपको बुलंद फशारे खून यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और अपना ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं रखते, आप दिल की किसी आर्जे में मुब्तला है, आपके दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, आपके दिल के वेल्व खराब है, आपके दिल के पट्टे काम नहीं कर रहे, आपको खुदा ना खासा हार्ट अटैक हुआ है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट नोशी करते हैं, ज्यादा इफेक्ट करती है स्मोकिंग, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, खुदा ना खासा ड्रिंकिंग करते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आपकी लाइफस्टाइल में
जो जंक फूड का इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है। लाइक आप बाजार की तली चीजें, मुरगन गजाएं वो खाते हैं और आपकी डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल कम है, तो खातर जमा रखिए, आपको आम लोगों की निस्बत फालिज का रिस्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर आपको वो चेंजेस फील होना शुरू हो तो आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि मुझे खुदा ना खास्ता ये बीमारी तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक। ये पूरी दुनिया में एक निमोनिक यूज किया जाता है बी फास्ट के नाम से। अब ये बी फास्ट क्या है? मैं 5 अलामात हैं, मैं बड़ी वजाहत से आपके सारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर खुदा ना खास्ता आपको अचानक से आपके चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अचानक से आपको एक बाजू या एक टांग उठाने में दिक्कत पेश आनी शुरू हो जाए, अचानक से आपको बोलने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाए, बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, जिसे हम कहते हैं हिचकिचाना, या बोलने में आपसे बोला नहीं जा रहा, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा, खुदा न खास्ता अचानक से आपको तवाज़न बरकरार रखने में दिक्कत हो रही है, अचानक से आपकी एक आंख की या दोनों आंखों की बिनाई चली गई है, तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी दौड़िए कि हर गुजरते मिनट के साथ 1.9 मिलियन न्यूरॉन यानी 19 लाख दिमागी खुलिये हर गुजरते मिनट के साथ डेड हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। 1.9 मिलियन न्यूरॉन हर गुजरते मिनट के साथ। सो अगर आप टाइमली आ जाएंगे इन सिम्टम्स के, आप 3 से 4.5 घंटे के अंदर अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो फिर 90% 3 से 4.5 घंटे के अंदर अगर आप आ जाएं तो वहां क्लॉट बस्टर दवाई मौजूद है जो कि राउंड द क्लॉक मौजूद बात है। हो रही थी, आप ही ने तकरीबन इस पर वीडियो भी एक अपलोड की थी और मैं चाह रही हूं कि उस मेडिसिन के हवाले से मैं बताएं कि कहा यह जा रहा था कि अचानक से वो मेडिसिन शॉर्ट भी हो गई थी मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की खुसूसी काविश से ये अब दवाई 14 सेंटर्स, हम जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में ये दवाई पहले सिर्फ अवेलेबल थी और वो भी गवर्नमेंट पंजाब जो है वो फराहम कर रही थी और वो 24/7 मौजूद थी। अब वो दवाई जो है वो 14 सेंटर्स हुकूमत पंजाब ने बना दिए और उन 14 सेंटर्स में, जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल भी है, रहीम यार खां का हॉस्पिटल भी है, DHQ गुजरावाला भी है, शेखुपुरा के हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। सो ये 14 सेंटर बना दिए गए, निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान भी उसमें शामिल है। सो ये हॉस्पिटल जहां अनकरीब ये इंजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं, आप लाहौर के रहने वाले हैं और अगर खुदा ना खास्ता इन 5 अलामात में से आपको कोई अलामत होती है तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, ये क्लॉट बस्टर दवाई मौजूद है जिससे न सिर्फ फालिज से होने वाली अमवात को भी कम किया जा सकता है बल्कि फालिज के साथ होने वाली माजूरी को भी कम किया जा सकता है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो पाकिस्तान में फालिज का शिकार होते हैं और अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2.25 लाख अफराद हर साल फालिज का शिकार होते हैं। 2.25 लाख, और ये एक रफ एस्टिमेटेड डाटा है, एक्चुअल डाटा शायद इससे भी कहीं बहुत क्योंकि लोग नहीं होते हैं। मैंने कहा ना कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको मेडिकल प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करते हैं, वो इस मामले को किसी और निगाह से देख रहे होते हैं। मुझे दूसरा ये बताइएगा कि अगर आप बर वक्त डॉक्टर के पास पहुंच जाते, तो मैंने ये भी देखा कि कुछ कोर्सेज मेडिसिन ऐसी शुरू करवाई जाती हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीने या 6 माह में लोग इजीली रिकवर कर जाते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जी, अगर तो आप ये 3 घंटे से 4.5 घंटे की विंडो में आ जाते हैं और आप CT स्कैन जब करवाते हैं तो उसके अंदर कोई हेमरेज नहीं होता, दिमाग में ब्लीडिंग नहीं होती, तो आप एलिजिबल हैं फॉर TPA। हमारे एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हम उसको पेशेंट को जो है वो एंटरटेन करते हैं। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप उसमें ऑर्बिट में फॉल करते हैं कि आपको TPA लगने की जरूरत है तो आपको वो TPA लगा दिया जाता है। इससे आपके, याद रखिए, जो फालिज का मरीज है ना, हर 3 में से 2 मरीज डेथ हो जाती है उनकी। जी। और हर यही मैं जानना चाह रही हूँ कि हम नहीं चाहते वो प्यारे जो इस वक्त फालिज के मर्ज में मुब्तला हैं वो अपनी जानें खो दें। अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता एक मामला हो चुका है तो कहाँ पर अब आपको लगता है कि एहतियाती गुंजाइश मौजूद है, वो किधर जाएं कि उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाए? जी, 2 ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मैं बड़ा कंसर्न हूं कि इनके बारे में बात होनी चाहिए। एक तो वो लोग कि जिनको अभी फालिज नहीं हुआ लेकिन वो डायबिटिक हैं
उनको शुगर का मर्ज लाहक है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, या खुदा ना खास्ता उनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल का कोई आर्जा लाहक है, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, खुदा ना खास्ता सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सहल पसंद ज़िंदगी है, वॉक कम है, लेटे रहना बैठे रहना ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, मैनुअल वर्क बहुत कम है और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो ये टारगेट ग्रुप है, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फालिज होने के। लेकिन वो लोग जिनको फालिज हो गया है वो अगर मुनासिब अद्वियात, जो खून पतला करने वाली अद्वियात और फिजियोथेरेपी रेगुलर करें और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट से मुस्तकिल फॉलोअप में रहें, जैसे हमारी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी इनबिल्ट रिहेबिलिटेशन, न्यूरो रिहेबिलिटेशन की सहूलत भी मौजूद है। तो अगर हम ये करते हैं तो 3 महीने से 6 महीने के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मरीज बेहतर हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आता है और अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग की तरफ लौट आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अदनान हमारे साथ मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो जनाब ये मामलात हैं, कोशिश कीजिए खुदा न खास्ता घर में किसी बच्चे के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी बड़े के साथ, किसी जवान के साथ ये मामला पेश आता है तो आप सर्विसेज हॉस्पिटल जाइए, जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए विद इन 4 आवर्स। जिस टैबलेट के हवाले से वो, जिस मेडिकेशन के हवाले से वो जिक्र कर रहे थे, अगर ये मामलात जो हैं वो डॉक्टर की तरफ से मेडिकेट कर दिए जाते हैं तो जो इंडिकेशंस हैं पैरालाइज होने की वो खासी हद तक कम हो जाती हैं। इससे आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जनाब। सर्दी में सुबह सुबह अगर क्रिस्पी पराठा मिल जाए और साथ चाय हो, लजीज चटनियां हो तो ये किसी दावत से कम नहीं होता। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये मैं पाकिस्तान की नहीं, फिलहाल तो भी इंडिया की डिस्कस आपसे करने लगी हूँ कि भारत में एक जंबो साइज पराठा जो है वो तैयार करने की एक वीडियो खासी वायरल हो रही है और ये इतना बड़ा पराठा है, इतना बड़ा पराठा है कि मेरे ख्याल से ये पूरे घर के लिए एक पराठा काफी होगा, क्योंकि इसमें बहुत से बड़े पराठे में ना काफी कुछ जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है, काफी स्टफिंग्स की गई हैं, जिसके बाद ये शायद ना एक पिज्जा की तरह फील होता है। वो देखिए जरा, वो पराठा फ्राई भी हो रहा है, जैसे आलू के पराठे के अंदर स्टफिंग होती है ना, बिल्कुल उसके अंदर भी वैसे स्टफ किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद पिज्जे की तरह उसके टुकड़े करके दही और मुख्तलिफ किस्म की जो सॉसेज होती है ना उसके साथ सर्व किया जाता है। अगर पाकिस्तान में कहीं इतना बड़ा पराठा आप लोगों को मिल जाए तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि जनाब पाकिस्तान में फलानी जगह पे, फलाने शहर में, फलाने गली मोहल्ले में ये जो पराठा है वो तैयार हो रहा है। तो चलें हम भी आप लोगों के साथ एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में ना अब पराठे का रुझान खासा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि ये पराठा सुबह के टाइम में इतना जोर नहीं पकड़ रहा। लोगों ने सुबह के टाइम पर थोड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो करना शुरू कर दिया है। अगर आप पंजाबी फैमिलीज की बात करें तो वो थोड़ा सा अभी भी पराठों की तरफ ही है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो लोगों ने ना अपने खाने पीने के तौर तरीके बड़े मुख्तलिफ कर दिए हैं। लेकिन कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, इवन अब लाहौर भी, यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है कि रात के टाइम नाश्ते वाले खाने जो है ना वो खाए जाते हैं। क्योंकि ढाबों का कॉन्सेप्ट, चाहे वो आप कह लें कि एक सही ढाबा फॉर्म में या फिर थोड़े से सोफिस्टिकेटेड ढाबा फॉर्म की तरफ अगर आप जाए ना, थोड़ा सा अच्छा सा इंटीरियर है, प्यारी सी शॉप आप लोगों ने जरा डिजाइन कर दिए, तो वहां पर पराठे मुख्तलिफ टाइप के, इसमें चीज पराठा है, चिकन पराठा है, आलू पराठा है, फलाना पराठा है, ढिमकाना पराठा है, पिज्जा पराठा है, इस किस्म के जो पराठे हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इनफैक्ट ऑमलेट पराठा भी अवेलेबल है और लोग रात के टाइम में गुड़ वाली चाय के साथ इसको बड़े मजे मजे से खा रहे होते हैं और आप एक रश लगा हुआ होता है। मेरा सवाल ये है कि ये वो चीज है जिसे हमने, जब से मैं भी पैदा हुई, हमने सुबह के टाइम पर पराठे शराठे खाए हैं, क्योंकि पूरा दिन आपने गुजारना होता है और पराठा हजम भी हो जाता है क्योंकि पराठा बहुत भारी होता है। लेकिन अगर रात के टाइम में आप नाश्ते वाला खाना खाना शुरू कर दें तो क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है या इसके नुकसानात होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि लोगों को अब जो वेट के प्रॉब्लम्स है ना, वेट के इश्यूज हैं, वो भी बड़े डेवलप होने शुरू हो गए। हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर हिबा उस्मान साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। ये रात के खाने में जो पराठे ऐड हो गए हैं, ये हमारी सेहत के लिए मुफीद है या नुकसानदेह है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक।
अच्छा, पराठे का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया कि लोगों को लगता है कि घी से निचोड़ा हुआ पराठा जो है ना, अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर ले तो हम बहुत फुलनेस फील करेंगे। आपस की बात बताऊं, वैसे पराठा घी से निचोड़ा हुआ ये अच्छा लगता है। हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाए 90s में, जब बड़े बुजुर्ग खाते थे पराठा, लेकिन उनका कैलोरीज बर्न फैक्टर बहुत ज्यादा होता था। वो सुबह उठ के पराठा खाते थे नमाज फजर के बाद, उसके बाद उन्हें खेती बाड़ी वगैरह काम पे निकल जाना है और उन्हें अच्छी खासी उस कैलोरीज को बर्न करना है। वो बर्न करते करते उनको जो वो ऑयल और वो जो पराठे की कैलोरीज की इरिटेशन होती थी कि बॉडी में वेट गेन होने लग जाता है, वो उनमें सिम्टम्स एंड साइंस आते ही नहीं थे। अब क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, हम पराठा खाते हैं और खाकर जो है ना, वो सिटिंग वर्क है हमारा, ऑफिस वर्क है, हम पराठा खा के चले जाते हैं सिर्फ इस सेंस से कि हमें पूरा दिन फुलनेस फील होगी, या हम रात को आके पराठा खा लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब कि हम लोग पराठा जो सुबह में खाकर हमने हजम करना है दिन के कोई 10-12 घंटे निकालकर, अब हम जब रात में जाकर एक पराठा खाएंगे भारी भरकम तेल में तला हुआ और उसके साथ अंडा भी है, क्योंकि अंडा खुद कहा जाता है वो इटसेल्फ होता छोटा सा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बाकी तमाम जो है उसके अंदर मौजूद है मिनरल्स हैं, तो बड़ा आप हैवी फील करने लगते हैं। और वैसे ही डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि 3-4 घंटे से पहले आपने खाना खाना है बेड पर जाने से पहले, तो रात में अंडा पराठा खाकर बेड पर जाना, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी देखे ना, आजकल इसी वजह से जो है ना ओबेसिटी और ओवरवेट के मरीज बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और डिजीज हिट भी इन्हीं लोगों पे कर रही है, क्योंकि खाना खाकर सो जाना एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि रात के टाइम, जैसे कि आप देखें कि रात में हमारा अल्लाह ताला ने निजाम ये बनाया हुआ है कि मगरिब तक जो है ना आप खाना खा लें, उसको डाइजेशन होने में रात सोने के लिए होती है और उसका हमें अपने सिस्टम को भी रिलैक्स देना है कि वो इजी डाइजेस्ट कर सके सारी रात चीजें। तो हमने वो चीज डाइजेशन के लिए देनी है कि जो हम ऐसे टाइम पे खा लें जो डाइजेस्ट भी अच्छा हो जाए और ऐसी चीज खा लें जिसकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। अब रात के टाइम अंडा पराठा खाकर सो जाना एक 30 साल का या 40 साल का मर्द या औरत हजरात है और वो खाकर बर्प इशू, ब्लॉटिंग इश्यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि उनका रात का जो खाना है उसमें प्रॉपर प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स ऐसे नहीं होते कि जो इजिली डाइजेस्ट हो सके। आप जैसे बता रही हैं कि पराठे में अच्छी न्यूट्रिएंट कहाँ, उसमें एक गंदुम है, ग्लूटेन है, गंदुम का पराठा खाते हैं, ठीक है। आप मॉर्निंग के टाइम उसको एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऑयल का निचोड़ता हुआ पराठा इतना जहरीला है, जैसे आप ये देख लें कि वो लिवर पे जाकर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आजकल जितने ज्यादा फैटी लिवर के मरीज आ रहे हैं वो यही वजह है कि वो ऑयल जो हम यूज करते हैं घर में और जो घी से नुचड़े हुए पराठे हम खा लेते हैं और खाने के बाद हम सिटिंग वर्क करते हैं या सो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे जो है ना बहुत सी बीमारियां जो है ना हमारी बॉडी पे, खासतौर पे लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग गई हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, बुजुर्ग हजरात के बारे में कहा जाता है कि उनका मैदा ना बढ़ती उम्र के साथ साथ कमजोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये इतना ट्रेंड बढ़ चुका है कि लोग अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर ढाबा शॉप्स पर बैठे हुए हैं और मतलब जाके धुंध में वो पराठा एंजॉय कर रहे हैं। और मीनवाइल मैं अपनी जरा साहबी बिरादरी जो है ना इसके हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। इलेक्शन सर पर हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स दोस्त हैं, एंकर्स पर्सन हैं, वो भी जाहिर सी बात है जब भूख लगती है, फिर रात में तो आपको पता है ये ढाबे शाबे खुले होते हैं, वहां फिर आपको पराठे शराठे मिल रहे होते हैं, तो कितना नुकसानदेह है, कौन कौन सी बीमारियां इससे लग जाएंगी लोगों को? अच्छा देखिए, वंस इन अ ब्लू मून इज फाइन। अगर आप हफ्ते में एक दिन अपने फैमिली के साथ वीकेंड करते हैं और जाकर सुबह के टाइम नाश्तों पे, जैसे सारे लोग धुन में बैठे होते हैं, फैमिलीज को लेकर आए होते हैं, पाए, नान, पराठे, चने सारा खा रहे होते हैं, वंस इन अ ब्लू इज फाइन। एजेड लोगों को चाहिए 15 दिन में एक दफा कर लें, लेकिन रात के टाइम जैसे आप बता रही, मैंने आपको बताया कि रात के टाइम हमें अपने मैदे को सुकून देना है कि वो सारा, देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है सुबह उठ के ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि रात का सारा फास्टिंग आपने सुबह के टाइम ब्रेक करनी है। ऐसे ही जब हम रात को फास्टिंग ही नहीं करेंगे, हम अपने मैदे को सुकून में ही नहीं लाएंगे, तो हम कैसे उसको ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? पॉइंट है ना। अल्लाह ताला ने कहा है, प्यारे नबी की सुन्नत भी है कि रात को मगरिब के बाद आप खाना ना खाएं। आप 7 से 8 के दरमियान खाना खा लें, उसमें डाइजेशन होने में आपको 9-10 बज जाते हैं, उसके बाद आप सो जाए। जब हम रात को इंटेक ही इतना हैवी करते हैं, उसकी डाइजेशन ही नहीं सही होती, ब्लॉटिंग, मैंने अभी तक बहुत से मरीज, ज्यादातर मरीजों की ब्लॉटिंग और एसिडिटी और स्टमक इश्यू, गैस्ट्रिक इश्यूज, लिवर, फैटी लिवर इश्यूज, लिवर की जितनी बीमारियां, वो उन मरीजों का अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट देखें
तो उनकी डाइटरी मैनेजमेंट रात को 12-1 बजे जाकर रात का खाना हो रहा होता है, ऑफिस से घर आए हैं, खास तौर पे मर्द हजरात ऑफिस से घर आए हैं, घर आकर रोटी खाई है, खाना खाया, 2 रोटियां खाई है, रोटियां भी गंदम की, ठीक है, जिसमें ग्लूटेन होता है और वेट बढ़ना होता है। आप देखेंगे बहुत से हजरात ऐसे हैं जिनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर स्लिम होता है बट बेली निकला होता है। तो बेली निकलने की वजूहत ही ये कि सारा फैट्स बेली पे लग रहा होता है मेल पर्सन के लिए। फीमेल्स का भी ऐसी होता है, लोअर बेली और थाइज वगैरह पे, क्योंकि रात को 12-1 बजे इन्होंने खाना खाना होता है और उसके बाद 1-1.5 आधा घंटा इन्होंने मोबाइल यूज करना होता है और उसके बाद सो जाना होता है। ये रूटीन बन गई है ना, इस रूटीन पे सारे चल रहे हैं। सुबह उठते हैं वो ब्लॉटिंग और एसिडिटी हो रही होती है, कुछ नमक और जो है ना लेमन का इस्तेमाल कर लेते हैं, यार ब्लॉटिंग होगी। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। जब वो प्रोलॉन्ग करते जाते हैं तब हमारे जो है ना फैटी लिवर, लिवर डिजीज, ब्लॉटिंग, आपको जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, गॉल ब्लैडर इश्यूज, ये सारे इसी वजह से आते हैं। और आजकल हाईलाइटिंग भी यही है ना चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मैं ना आपसे कोई नुस्खा टोटका शेयर करने लगी हूँ, मुझे आपने ये बताना है कि ये कितना कारआमद रहता है और किन औकात में कारआमद रहता है। अक्सर लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं या जो वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, मैंने ये देखा है कि कोशिश उनकी होती है कि कैलोरीज बर्न करने के लिए अगर वो ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो नीम गर्म पानी में 1 गिलास भरे हुए में 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर पीते हैं। ये मुझे बताइए, ये सेहत के लिए कितना बेहतर रहता है? कैलोरीज को स्पेशली बर्न करने के लिए निहार मुंह पीना बेहतर रहता है या फिर रात में अगर आपने मगरिब के वक्त खाना खा लिया और उसके बाद अगर आप ये नीम गर्म पानी में सिरका डालकर पी रहे हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है? अच्छा, मैं पहले बता दूं कि हर पेशेंट, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक खाने का चम्मच सिरका गर्म पानी में सूट कर गया और वही एक खाने का चम्मच मैंने अपने गर्म पानी में डाला और मुझे सूट नहीं किया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पहली चीज, गर्म पानी में सिरका, मैं इस हक में नहीं हूँ, वो सबसे ज्यादा आपके लिवर पे जाकर अफेक्ट करता है। अच्छा। गर्म पानी प्लेन, आप अपनी डाइट में रूटीन बना ले कि आपने नीम गर्म पानी पीना है, ये वन ऑफ द बिग सोर्स है। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, सुबह सुबह उठ के 2 ग्लास नीम गर्म पानी के पिए, नहीं पी सकते 1 ग्लास पिए, लेकिन अपनी बॉडी में वाटर इनटेक ज्यादा रखें। वाटर इनटेक ने आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करना है। जब आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा आप ओवरवेट की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी कैलोरीज बर्न होने लग जाएंगी। ये एप्पल साइडर विनेगर डाल देना, सिरका डाल देना, देखें पेशेंट से और आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके काम करें, खुद से ना ये काम करें, क्योंकि बहुत से मरीज, लिवर के मरीज, उनको नहीं पता होता, आर्थराइटिस के मरीज उनको नहीं पता होता, किसी को इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उनको नहीं पता होता। तो इस चीज पे थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट लोग करें या ना करें हिबा साहिबा, लेकिन अक्सर हमने देखा है किसी का भी कोई पसंदीदा इन्फ्लुएंसर है या कोई पसंदीदा मॉडल है या कोई सुपरस्टार है, लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं। अभी आयशा उबर साहिबा की एक छोटी सी वीडियो खासी वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं वेट रिड्यूस करने के लिए ना पानी में बेकिंग सोडा डालकर पीती हूँ। तो ये बताइएगा इसका इस्तेमाल ठीक है और अगर डाल लें तो कितनी मिकदार में आप डाल सकते हैं? आपसे कह रही हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब वो अपनी बॉडी वेट, हाइट के लिहाज से जितना यूज कर रही है उनको सूट कर गया। मैं यही कह रही हूँ, हम सारे क्लिनिकल डाइटिशियंस क्यों बैठे हुए हैं, आप एक दफा अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि मैं ये इस्तेमाल करना चाह रही हूँ या चाह रही हूँ, या मेरी डायग्नोसिस या मेरी जो कंडीशन है इस पे ये सूट करेगा कि नहीं। आप देखें जरूर, अगर वो इस्तेमाल करें, लेकिन उसको आप कंसल्ट करें किसी अच्छी डाइटिशियन से कि मैं ये इस्तेमाल करना चाहती हूँ, या मेरी डाइट पे असर होगा या मेरे पे ये असर होगा, इसका नुकसान तो नहीं होगा मेरे पे। आपकी डायग्नोसिस भी तो ना, अब वो जो बैठी है उनको कोई डायग्नोसिस होगी या नहीं होगी, उनको क्या बीमारी है, यू नेवर नो। बट बहुत यहाँ पे जो जितनी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, या यूरिक एसिड का मरीज है, या हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, या लिवर का एनएफटीज जिसके डिस्टर्ब है। तो मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि अपनी डिजीज को डायग्नोसिस किए बगैर कोई भी चीज अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट ना करें। देख ले, सुन ले और उसको पूछ ले किसी से कि ये मेरी एज इतनी है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरा वेट इतना है, क्या ये मेरे पे सूट करेगा, मुझे ये बीमारी है या मुझे ये बीमारी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिबा साहिबा, सुबह सुबह आपने वक्त दिया और सुबह सुबह ही लोगों को पराठे और नाश्ते के बारे में गाइड करना हमारा जरूरी था। तो हमारा काम था आपको एजुकेट करना, अब अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज में मैंने एक टॉप स्टोरी अनाउंस की थी जो थी कि दौड़ लगाओ और बोनस पाओ। तो मैं कह रही थी कि हाय अगर ये काम न्यू में भी हो जाए तो कितना मजा आ जाए। बहरहाल जहां पर ये हो रहा है वहां के हवाले से बात कर लेते हैं। चाइना आपको लेकर चलते हैं जहां पर एक चीनी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी सालाना बोनस स्कीम में तब्दीली करके सभी को हैरान किया है। चीनी सूबे गुआंगडोंग में कागज बनाने वाली कंपनी जो है उस वक्त आलमी
सतह पर से सुर्खियों में आई जब उसने अपनी बोनस स्कीम को काम की परफॉर्मेंस के बजाय एथलेटिक परफॉर्मेंस पर मुंतकिल कर दिया है। जी हाँ, एथलेटिक परफॉर्मेंस पर शिफ्ट कर दिया है। कंपनी ये कहती है कि अगर कोई मुलाजिम माहाना 50 किलोमीटर तक दौड़ेगा तो वो माहाना बोनस लेने का अहल होगा। इसी तरह अगर 40 किलोमीटर माहाना दौड़ने वाला बंदा है तो वो अपनी तनख्वाह में 60% बोनस मिलेगा उसे, जबकि अगर आप 30 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं तो इस तनख्वाह में आपको 30% बोनस मिलेगा। तो कंपनी मालिक लेन योंग का ये कहना है कि मेरा कारोबार सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रह सकते हैं जनाब जब मेरे मुलाजिमीन सेहतमंद हो। बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 3 बरस से अपने मुलाजिमीन की खेल और जो वर्जिश है उसके लिए इस तरह के बहुत सारे काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है वो हमें इतना खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम तो दुआ गो हैं कि काश हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए क्योंकि हमसे दौड़ लगाते हैं। एनीवेज, ये थी आज इंटरेस्टिंग स्टोरी और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी 10 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं और मैं खुद 15 से 20 मिनट की ट्रेडमिल जो है ना वो रनिंग के साथ कर रही होती, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें भी अवेल हो जाए। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त हो जाता है खत्म, मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। धुंध बहुत है लाहौर में, तो आप लोगों ने एहतियात से ड्राइव करनी है, सुबह के औकात में भी और रात के औकात में भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।